व्हाट्सअप माय वीसीएंस, क्या हाल चाल। आई एम श्योर सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। वंस अगेन आई वेलकम यू बैक टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आवर माइंड मैप सीरीज। बच्चे, आज जो हम सेशन करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब हम अपने क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के अंदर से बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है ना कि नाउ विल बी एबल टू गेट अ +4, मेरे मार्क्स बन जाएंगे। जिस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां इनपुट उतना नहीं लगता बट आउटपुट अच्छा सा आता है, सेम वैसे ही बच्चे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर रटने वाली चीजें नहीं है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, दिस इज अ कोर चैप्टर। यहाँ पर हम खूब सारी चीजों को समझते हैं, बट द पॉइंट इज कई सारे बच्चों को कोऑर्डिनेशन से ना डर बहुत लगता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग अच्छा इसलिए होता है बिकॉज बच्चों को डर भी नहीं लगता, बट कोऑर्डिनेशन बुरा इसलिए होता है बिकॉज बच्चों को डर लगता है। तो आज इस सेशन का पर्पस ये है कि आप अपना पूरा का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बच्चे खत्म कर लें, बट एट द सेम टाइम आपको डरना नहीं है। आपके अंदर जो डर है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेकर के, आज मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि उस डर को मैं खत्म कर सकूं। ठीक है, चलिए। सो अपने अपने 2-3 A4 साइज वाली शीट्स उठा लो एंड आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत सारे डब्बे हैं, लाइक एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डब्बे हैं, ये सारे नोट्स मैंने अभी लिखे हैं। अब ये सारे के सारे डब्बों को हमें एक एक करके उठाना है। जैसे ही एक डब्बा उठाएंगे, इस डब्बे को समझेंगे, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली अच्छे खासे हैं। तो हर डब्बे पे फोकस करना है। बस एक ही प्रॉमिस मुझे चाहिए, आप बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप कांस्टेंट बेसिस पे हमें ये सारा का सारा काम करा दो, सारे के सारे चैप्टर्स के आप माइंड मैप करा दो। एंड लिटरली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिस दिन आपको जिस टाइम पे प्रॉमिस किया है उसी टाइम पे आपके पास वो वीडियो आ जानी चाहिए। बट अगर आप बच्चों की शिद्दत में कमी है तो आई थिंक सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक जेई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, आपको पता है ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रूथलेस है। और अगर आप एक भी घंटे को हल्के में लेते हैं तो वो भारी नुकसान करता है। लाइक इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस अगर आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपने कमिटमेंट करी थी डे 1 पे कि मैम आप टेंशन मत लो, हम अपना ना सारा का सारा काम कंप्लीट करेंगे, आप देते जाओगे, हम वो सारे सेशंस करते जाएंगे। तो और अगर आप देखो ऑनलाइन में यही होता है कि टीचर को पता नहीं है कि बच्चे ने जो प्रॉमिस करी थी वो पूरी करी या नहीं करी। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप प्रॉमिस करते हो, है ना, टीचर आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। बट अगर आप उस चीज को पूरा नहीं कर रहे हो तो यू आर बिट्रेइंग 2 पीपल, यू आर बिट्रेइंग योरसेल्फ एंड यू आर बिट्रेइंग योर टीचर। तो मैं अपनी क्लास में किसी भी बिट्रेयल को अलाउ नहीं करूंगी। सो यू प्रेटी मेक श्योर कि तुम जितना जितना तुमने मुझे प्रॉमिस किया था उतना उतना रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, चलो ज्यादा डांट नहीं मारती, ज्यादा ज्ञान नहीं देती, नहीं तो फिर कहेंगे कि पढ़ाती नहीं है मैम, डांटती बहुत है। डांटना टीचर का कर्तव्य होता है ना, उसमें हम पीछे नहीं हटते हैं। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री माइंड मैप सीरीज। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चे, उसका नाम है डबल सॉल्ट। आपको मेरी स्क्रीन पर 3 सॉल्ट्स दिख रहे हैं। तीनों सॉल्ट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। पहला सॉल्ट है बच्चे कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2। जब आप इस कार्नेलाइट सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। ये बनाएगा K+Cl-, ये बनाएगा Mg2+Cl- और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इस तरीके के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट, जिसको पानी में डालने के बाद वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। मतलब K+ अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा, Cl- अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, Mg2+ अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ गया? ये नाम याद रखने हैं, ये आपके पेपर्स में आते हैं। बच्चे, जो अगला नाम है हमारा, इस अगले नाम को हम बोलते हैं मोर सॉल्ट। ये थोड़ा सा ना मैं हाइलाइटर को मोटा कर लेती हूँ। यस, जो हमारा अगला सॉल्ट है बच्चे, इसका नाम है मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट आप टाइट्रेशंस में बहुत यूज करते हैं। दिस इज FeSO4.NH4 twice SO4.6H2। ये याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं कि मैम 6H2 किस में था, 24H2 किस में था। तो इनको बोल बोल के, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। एक बात तो ये, मतलब जैसे ही एक सेशन जाता है, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। भाई मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रही हूँ, जिस स्पीड से मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, तुमको बस एक A4 साइज पन्ना लेना है।
जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, जब हाथ चलेंगे ना तो वो चीज दिमाग में छप जाती है। तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखो, लाइफ में हर बार शॉर्टकट काम नहीं आता, थोड़ा सा मेहनती बन जाओ। लिखो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, इतनी स्पीड एनफ होती है कि टीचर बोल रहा है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2, उसको लिखो, वो दिमाग में फिट हो जाएगा। अगला जो हमारा सॉल्ट है पोटाश एलम, आपने एलम के बारे में बहुत बार सुना होगा, फिटकरी के बारे में सुना होगा, है ना। तो वो फिटकरी जो होती है दैट इज दिस पोटाश एलम, जिसका फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। बहुत सारे प्रकार के एलम्स होते हैं, बट जो आपके सिलेबस में है दैट इज पोटाश एलम विच इज K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। मैम ये तो आपने याद करवा दिया बच्चे, इन सॉल्ट्स का फॉर्मूला याद ही रखना है। हद हद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये कि डबल सॉल्ट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्ट जो पानी में जाने के बाद अपने सारे आयंस विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सॉल्ट, दिखाई दे रहा है, बट वो अपने सभी के सभी आयंस में टूट जाता है, सारे इंडिविजुअल आयंस अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो पहला डब्बा आपको क्लियर हो चुका है, आगे ध्यान से देखिए। एक डबल सॉल्ट था, एक हमारे पास दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब एक फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है K4FeCN6। देयर इज अ सॉल्ट जिसका नाम है K4FeCN6। आगे चल के मैं इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम, इसका कलर वलर हम सब करेंगे। बट अगर आप इस K4FeCN6 को उठाकर देखते हैं बच्चे, जब मैं इसको पानी में डालती हूं, पानी में जाने के बाद ये पोटेशियम तो टूट जाता है, मतलब ये जो चीज हमने ब्रैकेट के बाहर लिखी है वो इस ब्रैकेट से अलग हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो FeCN6 है ये पानी में जाकर के Fe और साइनाइड में टूटता नहीं है। यानी कि एक ऐसा सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन मेटल आयन, अलग अलग आपके पास लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ साइनाइड जुड़ा हुआ है, जो पानी में जाने के बाद पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता, वो दो टुकड़ों में डिसोसिएट होता है, एक जो काउंटर आयन पड़ा है वो, और एक जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है वो। ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बच्चे सबसे पहले इस ब्रैकेट पे कोई ना कोई चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल इस ब्रैकेट पे यहाँ 4- चार्ज है, इस 4- को स्टेबलाइज करने के लिए हमने बाहर पोटेशियम लगाए, तो ये जो पोटेशियम है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज काउंटर आयन, जो बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये है किसका, ये बेसिकली आयन का कॉम्प्लेक्स है। तो जो आयन है विच इज द मेन सेंट्रल एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, या फिर मैं बहुत सारी आगे अपनी भाषा में बोलूंगी सेंट्रल मेटल आयन, CMI, या फिर सेंट्रल एटम आप बोल सकते हो। इस सेंट्रल एटम को आकर के कई इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, वो इलेक्ट्रॉन्स दिए किसने थे, वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पीशीज ने दिए थे, जिन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। सो साइनाइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह। अब ध्यान से देखें कितने साइनाइड आकर के लगे हैं, 6 साइनाइड आकर के लगे हैं। तो ये जो वर्ड 6 है इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस Fe जो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है उसने 6 साइनाइड से 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हर साइनाइड एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर विच आर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि सेंट्रल मेटल आयन ने कितने लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रखा है। यहां पर सेंट्रल मेटल आयन ने 6 साइनाइड को एक्सेप्ट किया है, तो सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे देखिए 2 वर्ड्स और डिफाइन करती हूं बच्चे, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर। देयर आर 2 वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेबल स्फीयर या आयोनाइजेशन स्फीयर। पहले तो डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या मतलब है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। ये जो डब्बा आप देख रहे हो, ये जो आप डब्बा देख रहे हो जिसको मैंने लाल कलर के क्लाउड में रखा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक सेंट्रल मेटल आयन है और ये जो साइनाइड है, इतना तो पढ़कर आए हो, कुछ तो बेसिक्स, भाई रिवीजन की क्लास चल रही है, इतना बेसिक आपको आना चाहिए कि लिगेंड आकर के सेंट्रल मेटल आयन को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये जो स्पेस है जहां देयर विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आयन, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन।
क्या ये पानी में जाकर के टूटेगा? ये जो आपको बड़ा सा डब्बा दिखाई दे रहा है, क्या ये पानी में जाके टूटेगा? नहीं टूटेगा। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल। ये आयोनाइज नहीं होगा, ये पानी में जाके टूटेगा नहीं। ठीक है, एक और डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब होता है ये भी वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर एक आयनिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द काउंटर आयन। देखिए, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द कॉम्प्लेक्स आयन, ये आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद द काउंटर आयन। आपको नजर आ रहा है, ये जो काउंटर आयन और इस कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसी पूरे को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये आयोनाइजेशन स्फीयर मैंने आपको बताया कि पानी में जाके ये टूट जाएगा, यानी कि दिस इज आयोनाइजेबल। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मतलब अगर मैं जेई मेंस की बात करती हूँ, वहां पर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। इवन इन नीट एग्जाम आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी होती है और उनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है या कौन सी करेक्ट है। वहां पर भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। मेरे को बहुत सारे बच्चों के बारे में इतना तो आइडिया है कि बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से सारी चीजें पढ़ के चले जाते हैं। जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हो ना, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर में डायरेक्टली एक टिक में, है ना, एक फ्लिक ऑफ सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, उससे तो आपके +4 बन जाते हैं। बट जहां पर थोड़ा सा भी सोचने वाला पार्ट आ गया, थोड़ी सी भी गहराई आ गई, वहां बच्चा अटेम्प्ट तो करने की कोशिश करता है, एक लालच आ जाती है कि चलो मैं अटेम्प्ट कर दूंगा, बट वो हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिसकी वजह से हम मार्क कर देते हैं और हमारे नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं, है ना। तो बी वेरी स्मार्ट, हर छोटी से छोटी चीज को समझो। जब मैं आपके नोट्स बना रही थी, मैंने पूरी एनसीईआरटी आपकी पढ़ी है फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं। तो अगर आप बच्चे जेई एस्पिरेंट हो, ये वीडियो देखने के बाद जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। जो नीट के बच्चे हैं और वो जो बहुत सारे नीट के बच्चे इस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, आप ये सेशन खत्म होने के बाद सीधा नीट के पीवाईक्यूज लगाओ। एंड सिंस ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है, तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी सेशन को फॉलो कर रहे हैं। आप जब सेशन को फॉलो कर लोगे ना, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस तरीके के थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको करने हैं। देखो, मेरे को ऐसा लगता है, बच्चे जनरली पूछते हैं कि मैम खाली एनसीईआरटी पढ़ने से इनऑर्गेनिक अच्छी हो जाती है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं, एनसीईआरटी में बहुत कुछ गिवन है, बट उससे क्लैरिटी नहीं मिलती कई बार कि यहां से ऐसा सवाल आता है। तो वहां पर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि किस टॉपिक से किस तरीके का कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सी याद करने वाली चीजें, कौन सी समझने वाली चीजें हैं, क्या शॉर्टकट है, क्या निमोनिक है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। बस आपको रुके बिना करते 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 चले जाना है। रुक गए तो बच्चे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब लीगेंड वर्ड को मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। नाउ लेट मी टेल यू लीगेंड क्या होते हैं। लीगेंड वो होते हैं ऐसे स्पीशीज जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, जो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर देंगे टू द सेंट्रल मेटल आयन, उसको लीगेंड बोलेंगे। लीगेंड को समझने के लिए हम उसको 3 क्लासेस में स्टडी करेंगे। लीगेंड कैटाइनिक भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब बेस्ड अपॉन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ लीगेंड, इट कैन बी अ कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल। कईयों को ऐसा लगता है कि लीगेंड शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल और इट शुड ऑलवेज बी एनाइन। ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लीगेंड है NO पे प्लस। ऑल्दो NO पे प्लस है, बट स्टिल NO अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल आयन को दान कर सकता है। सो इवन मतलब इसके पास प्लस होने के बावजूद इट कैन एक्ट एज अ लीगेंड। और जब भी आपके पास किसी लीगेंड पे चार्ज प्लस का होता है ना, जनरली उसका नाम कैसे एंड होता है? ईयम। जैसे इसका नाम है नाइट्रोसिलियम। ऐसे ही मान लो आपके पास एक लीगेंड है हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम, ये देखो NH3 पे प्लस, दिस इज हाइड्राजीनियम। तो जब भी पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड होगा, उसको किससे हम एंड करते हैं? ईयम से। चमक गया? दिस इज ओके। आगे अगर मैं एनाइनिक लीगेंड की बात करती हूँ, मतलब द लीगेंड विच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, जैसे सल्फेट। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स होते हैं, या तो उनका नाम एंड होता है एटो से या इडो से, जैसे सल्फेटो या सल्फाइटो, क्लोरिडो, क्लोराइड, मतलब इसको क्लोरिडो बोल दो, क्लोराइडो बोल दो। कई लोग इसको क्लोरो बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। तो क्लोरिडो, ब्रोमीडो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दिस इज हाउ द नेम ऑफ एनाइनिक लीगेंड विल एंड।
जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना, इनका कुछ स्पेशल नाम होता है। जैसे पानी, पानी को हम पानी नहीं बोलेंगे, वी डू नॉट कॉल इट वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। जैसे NH3 है, नाउ दिस इज NH3 को जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसको हम अमोनिया नहीं बोलते, वी कॉल इट अमीन। क्या बोलते हैं? अमीन। अमीन विद डबल एम, AMINE नहीं है, दिस इज अमीन, अमीन विद डबल एम। आगे, अगर मान लो नाइट्रो मतलब NO न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता तो मैं उसको क्या बोलती? नाइट्रोसिल। और देखो अगर पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिलियम। डिफरेंस क्लियर है? जैसे CO इज अ लिगेंड, इसका नाम क्या है? कार्बोनिल। तो ऐसे ही हर लिगेंड का कुछ ना कुछ अपना नाम होता है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स विल बी नेम्ड एज ईएम, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स विल बी बिहेव्ड एज एटो, ईटो या आइडो या ओ, और न्यूट्रल लिगेंड्स के सबके स्पेसिफिक नाम होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ना लिगेंड्स को दोबारा क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि लिगेंड कितने लोन पेयर का दान कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या लिगेंड एक लोन पेयर का दान करेगा, दो लोन पेयर का दान करेगा, तीन का, चार का या ज्यादा का, हम उससे पहले एक नई चीज डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डेंटिसिटी। बच्चे, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि दीज आर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स विच आर डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। जैसे मैं तुम्हें एक लोन पेयर दे रही हूं तो मेरी डेंटिसिटी कितनी हुई? 1। कोई तुम्हें दो लोन पेयर दे रहा है तो उसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 2। ये समझ आ गया? सो ऑन द बेसिस ऑफ कि एक लिगेंड क्या एक लोन पेयर देगा उसको कहेंगे मोनोडेंटेट, दो लोन पेयर देगा उसको कहेंगे बाइडेंटेट, और अगर एक लिगेंड 3 लोन पेयर देगा ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड सो ऑन। तो मैं मोनो पढ़ाऊंगी, डाई पढ़ाऊंगी, बाकी सभी को हमने क्लब कर दिया इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीडेंटेट। वैसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट ये सब होते हैं, बट हमने इनको सबको एक साथ क्या बोल दिया? पॉलीडेंटेट। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, मोनोडेंटेट का मतलब है कि ये लिगेंड हमारे सेंट्रल मेटल आयन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो नाइट्रोजन मतलब जो अमोनिया है वो कितना डेंटेट हो गया? मोनोडेंटेट। अब इसमें कई बच्चे आर्ग्यू करते हैं, कह रहे मैम वाटर के तो अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट बच्चे वाटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपना एक ही लोन पेयर का दान दे सकता है, क्योंकि एक बार उसने लोन पेयर का दान दे दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, अब वो दोबारा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दान नहीं देगा। तो भले ना वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं, ऐसे ही OH माइनस के अंदर आप देखोगे 3 लोन पेयर हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ OH माइनस, तो ये कुछ ऐसे से दिखेगा ना, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर है, बट स्टिल वो लोन पेयर एक ही का दान देगा। यानी कि चाहे मैं वाटर की बात करूं, OH माइनस की बात करूं, O2 माइनस की बात करूं, H माइनस की बात करूं, ये सारे के सारे क्या है? हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं बात करती हूँ बच्चे बाइडेंटेट लिगेंड की। ये जो हमारे बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये बाई मतलब 2 लोन पेयरों का दान देंगे। अब इसमें ना एक चीज है हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन को अगर मैं एक्सपैंड करके दिखाऊं तो वो ऐसे दिखेगा, NH2 NH2, है ना। अब ये हाइड्राजीन के जो नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर हैं, तो आपको दिखने में ऐसे लगेगा कि मैम नाइट्रोजन 2 हैं, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। अगर बीच में एक सेंट्रल मेटल आयन है तो ये नाइट्रोजन भी देगा, ये नाइट्रोजन भी देगा, मतलब जो हाइड्राजीन है इट शुड बी अ बाइडेंटेट लिगेंड। बट यहां पर ना बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से NH2 हाथ जोड़ता है, कह रहा मेरा एक ही लोन पेयर का दान करवा लो, 2 लोन पेयरों का तो दान मैं करूंगा नहीं। तो हाइड्राजीन जिसके पास 2 लोन पेयर हैं वो होना क्या चाहिए? बाइडेंटेट, बट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वो 2 के 2 लोन पेयर का दान नहीं कर सकता। सो हाइड्राजीन शुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, ये याद रखना है। मगर अगर मैंने इसको कर दिया EN का मतलब होता है इथिलीन डायमीन। देखना जरा, डू यू अग्री दिस इज इथिलीन, है ना। अब इथिलीन के मैंने एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ NH2 लगा दिया, यहाँ NH2 लगा दिया। अब भी आपके नाइट्रोजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मेरे पास सेंट्रल मेटल आयन है तो टोटल 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, एंगल स्ट्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इथिलीन डायमीन हमारा क्या हो जाएगा? इट्स एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे ये है बच्चे ऑक्सलेटो, इसके पास भी 2 O माइनस है, यहां से भी दान होगा, यहां से भी दान होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बोला हमारे पास मोनो है, बाई है, डाई है, ट्राई है ना, मतलब मोनो, बाई, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट। हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है
दैट इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसका नाम है EDTA4-। EDTA4- का स्ट्रक्चर क्या है, देखो इथिलीन डायमीन, वो तो हमने यही बनाया ना, यही है इथिलीन डायमीन, ये दिख रहा है, दिस इज इथिलीन डायमीन। अब आप ना ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर 4 एसीटेट ग्रुप लगा दो, CH2CO-, 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 CH2CO-। अब टोटल दान करने वाली कितनी जगहें हैं देखना जरा, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 जगहों से दान करेगा। एंड हेंस ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, एंड जो एग्जांपल है उसका नाम क्या है, EDTA4-। चमक गया। सो आई एम श्योर ये पूरी चीज भी अच्छे से सभी को क्लियर हो गई है। अब हमारे लिगेंड्स की एक और कैटेगरी होती है, ये लिगेंड्स की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी का मतलब होता है, ध्यान से समझना बच्चे, ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं ये होते तो मोनोडेंटेट ही हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये एक ही लोन पेयर का दान करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, देखो दो अलग अलग वैरायटी है। मैं हूं, आई कैन जस्ट राइट विद द राइट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकती हूँ, है ना, आई कैन राइट विद माई राइट हैंड। कई लोग होते हैं जिनको बोलते हैं कि लेफ्ट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छा लिख सकते हैं बट उनका राइट हैंड से वो इतना अच्छा नहीं लिख सकते, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो राइट हैंड से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक ही हाथ से लिख पाएंगे। समझ रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस वाली कैटेगरी में आते हैं ना कि राइट से भी लिख लेंगे, लेफ्ट से भी लिख लेंगे, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही हाथ का यूज करेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राइट लेफ्ट दोनों से लिख सकते हैं एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों हाथों का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज है, समझ आ गई। मैं जिस कैटेगरी की अभी बात कर रही हूँ वो तीसरी कैटेगरी है, वो राइट से भी लिख सकते हैं, वो लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक ही हाथ से लिखेंगे। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते क्या हैं, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक ही डोनर साइड से डोनेशन कर सकते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब उसकी मर्जी, कई बार वो डोनेशन N की साइड से करेगा, कई बार वो डोनेशन C की साइड से करेगा। तो जब CN- एज अ लिगेंड C की साइड से डोनेशन करेगा, इसको कहेंगे साइनाइडो C, और जब वो N की साइड से डोनेशन करेगा उसको क्या बोलेंगे, साइनाइडो N। बट ये होते एम्बीडेंटेट ही हैं, गलती नहीं करनी है। अगला देखो जिसको बोलते हैं NCERT का ही है, एक है NO2-। नाउ इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2- करना, 1 2 3 4 5, एक O- है, यहाँ पर एक हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के जुड़ा है। अब ये ऑक्सीजन की साइड से भी और नाइट्रोजन की साइड से भी डोनेशन कर सकता है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही साइड से डोनेशन करेगा, ईदर O और N। तो जब वो O की साइड से डोनेशन करता है उसको बोलते हैं नाइट्राइटो O। क्या बोलेंगे देख लो, नाइट्राइटो O। और इसी नाइट्राइटो O का दूसरा नाम होता है नाइट्राइटो। अगर वो N की साइड से डोनेशन करेगा हम उसको बोलते हैं नाइट्राइटो N, और नाइट्राइटो N का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, नाइट्रो। तो नाइट्राइटो O इज नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N इज जस्ट नाइट्रो। तो ये होते हैं हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये आई एम श्योर ये भी सभी को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अच्छा, एक चीज को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आगे चल के सिखाऊंगी। कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनको चीलेट बोलते हैं, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। जैसे हमारा ये इथिलीन डायमीन है, ये देखो चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, ये नजर आ रहा है मेरे पास, इथिलीन डायमीन है CC, यहाँ NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, और ये बीच में हमारे पास एक मेटल आयन है, नजर आ रहा है, बीच में मेटल आयन है। अब इस मेटल आयन को ये जो नाइट्रोजन है, अरे ये क्या हो गया, हाँ, इस मेटल आयन को ये वाला नाइट्रोजन भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दोनों ही एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड था। अब क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनती हुई नजर आ रही है, कि मैंने अपने हाथों से लेटर से इस पेंसिल को उठाया ऐसे, इस तरीके से, ऐसे जैसे ऑक्टोपस के बड़े सारे वो होते हैं ना, ऐसे उसने सब कुछ यूज करके ऐसे उठा लिया ऐसे, तो एक रिंग फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई। तो जिस भी लिगेंड में एक रिंग फॉर्मेशन बनती हुई नजर आती है आफ्टर डोनेशन, उसको क्या बोलते हैं, चीलेटिंग लिगेंड्स। ये भी क्लियर हो गया सबको। अब मैं ना आपको एक और चीज सिखाती हूँ, ये सब ना तुक्का है, इट्स नॉट कि इसको कोई मैंने बहुत ही जनरलाइज करके रूल्स बना दिए हैं, ये हर जगह फॉलो होंगे, बट टू मेक आवर स्टडी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस इजी। मुझे कैसे पता चलेगा कि जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, गोल्ड प्लस का कोऑर्डिनेशन कितना है, Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा ना बेसिक सेट ऑफ रूल बना दिया है, उसको ध्यान से समझते हैं। ये देखो, मान लो बच्चे मेरे पास है ना, मान लो मेरे पास एक 3D सीरीज का एलिमेंट है, मेरे पास क्या है, एक 3D सीरीज का एलिमेंट है,
और उस पे चार्ज है +3, तो 3 का डबल कितना 6, तो जनरली वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी शो करेगा 6, जनरली उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है डबल 6। अब मान लो मेरे पास है Zn पे 2+, कैडमियम पे 2+, मर्क्यूरी पे 2+, तो टोटल चार्ज कितना है 2, तो 2 का डबल कितना 4, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली डबल हो जाएगा। मतलब जो 3 वाले हैं उनका 90% केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अगर मैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करूं। अगर +2 का चार्ज है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी 4 ऑल्सो, कैन बी 6 ऑल्सो। कहां पर 4 है, कहां पर 6 है, अभी हम सब करते हैं। मतलब मैं दोबारा बोल रही हूँ, दीज आर नॉट 100% रूल्स, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये लागू हो जाते हैं। जैसे +3 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, अगर चार्ज है 2 2 2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, ठीक है। मान लो प्लैटिनम पे +2 है, पैलेडियम पे +2 है, तो 2 का डबल कितना 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, सही है। Ag का +1 है, Au का +1 है, तो 1 का डबल कितना 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहां तक सब कुछ हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां देखना पैलेडियम पे, प्लैटिनम पे +4 है, पैलेडियम पे भी +4 है। अब 4 का डबल कितना 8, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं आ सक रहा, तो हमने कहा कि देखो ना, अगर प्लैटिनम के छोटे वाले देखो 2 और 2 मतलब +2 चार्ज था, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4, तो प्लैटिनम के बड़े वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, प्लैटिनम के बड़े वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। अब सेम इसी तरीके से देखो, अब मेरे पास है जैसे Ag प्लस Au प्लस, Ag प्लस Au प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 2, मतलब छोटे छोटे वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। अब देखा जाए तो Ag 3 प्लस Au 3 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए ना, बट 6 ना होकर के कितना होता है 4, इट शुड बी 6, बट मैं बोल रही हूँ ना हर जगह 3 का डबल 6 नहीं होगा। यहां पर अगर छोटे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, तो जो Ag 3 प्लस या Au 3 प्लस है, बड़े वाले हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। आगे देखिए, निकल एक स्पेशल केस है, निकल को भी एक बार सीख लो। निकल +2 है, निकल क्या है देखो जरा +2। अब अगर निकल +2 है तो 2 का डबल 4 होना चाहिए, 2 का डबल 4 होना चाहिए, बट देखो यहाँ पर एक स्पेशल केस है, निकल के साथ अगर छोटे छोटे एनाइंस हैं, जैसे Cl- है, Cn- है, तो इन दो के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। बट जो बड़े थोड़े से एनाइन हो गए, मतलब जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, थोड़े बड़े लिगेंड्स के साथ निकल 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। अगेन ये कोई रूल नहीं है, ये बस मैंने आपको इसलिए बताया सो दैट एक जेनरिक आइडिया हमें लग जाए कि ठीक है, कभी भी अगर ऐसा होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना आ सकता है। क्या सीखा, +3 वालों का डबल कर दो 6, जिंक कैडमियम मर्करी +2 में है, इनका डबल कितना हो जाएगा 4, Ag प्लस Au प्लस का डबल कितना 2, मगर Ag 3+ और Au 3+ का डबल 6 नहीं 4 होगा। प्लैटिनम +2 + 4 का टोटल डबल कर दो 4, प्लैटिनम +4 और पैलेडियम +4 का कितना हो जाएगा 4 का 2 8 होना चाहिए, बट 8 ना होकर के 6 हो जाएगा। निकल 2+ है तो 2 का डबल 4 होना चाहिए था, बट 4 होता है ओनली विद Cl- एंड Cn-, बट इट इज 6 विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड अमोनिया। समझ गया? सो ये भी आई एम श्योर सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो 2-3 और चीजें सीखते हैं छोटी छोटी, फिर हम अगले पन्ने पर आ जाएंगे। 3 पन्नों में मैंने पूरा चैप्टर को डिवाइड किया है, 1 पन्ना इज अबाउट टू बी ओवर, बाकी के 2 पन्ने भी अभी हम करेंगे। आजकल ये टॉपिक बड़ा रीसेंट और अच्छा टॉपिक है, पहले इससे सवाल बहुत कम आते थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। कहते हैं देखो कॉम्प्लेक्स को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होते हैं होमोलेप्टिक, एक होते हैं हेट्रोलेप्टिक। स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी तो इग्नोर कर देना। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस उनको बोलते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर सारे के सारे लिगेंड सेम है। जैसे लिगेंड का मतलब यहाँ पर एक ही तो लिगेंड है ना, विच इज NO2, और ऐसे कितने लिगेंड्स है 6, तो क्या सारे के सारे 6 लिगेंड सेम है? यस, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ यू लुक एट द स्ट्रक्चर विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, Na2FeCN5NO। इसका कॉमन नेम बताना जरा, जिनको नहीं आता एक बार, या जिनको आता है मुझे बताएं। यहाँ देखो इसके डब्बे में आ जाओ, इसके डब्बे में क्या आपको 2 प्रकार के लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, साइनाइड और एनो, 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोल देते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझ गया? आगे देखिए, अब बच्चे एक और टॉपिक है, एनसीईआरटी में ऐसे छोटी छोटी जगहों पे ये गिवन है, मतलब एक साथ सब कुछ नहीं गिवन है, ऐसे रैंडमाइज तरीके से गिवन है। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज में बता दिया है। कुछ हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इतने कॉमन है कि उनका हमने कॉमन नेम दे दिया। जैसे ऑर्गेनिक के कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम है, ऐसे ही इनऑर्गेनिक में ये वो कॉम्प्लेक्सेस है, या तो इनका यूजेज बहुत ज्यादा है, या किसी साइंटिस्ट के नाम पे बनाए गए थे, मतलब इनके पीछे कोई ना कोई एक कारण है, और इनको कॉमन नेम से ही हम जानने लग गए हैं। जिसमें से हमारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स।
ये वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है जो नाइट्रेट और नाइट्राइट की डिटेक्शन के दौरान हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है FeH2O5NoSO4। ये याद रखना है मैम, बिल्कुल याद रखना है, FeH2O5NoSO4। इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। एक बार ना आयन को बड़ी प्यास लगी थी, तो आयन ने ना 5-5 पानी पी लिए। क्या पी लिए? 5-5 पानी पी लिए। फिर हमने पूछा भाई और पानी पिएगा? कह रहा नो। तो क्या बन गया? FeH2O5NoSO4। और इतना 5 गिलास पानी पी के, वैसे तो मुंह एकदम गोरा चिट्टा होना चाहिए था, है ना, कहते हैं स्किन ग्लो करने लग जाती है पानी पियो तो, मगर बेचारे की स्किन ब्राउन हो गई। तो ऐसे ही याद रख लो, जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसका फॉर्मूला है FeH2O5NoSO4। समझ गया? आगे देखेंगे, एक और हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स जो सल्फाइड आयन की डिटेक्शन में काम आता है इन द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका फॉर्मूला है Na2FeCN5NO। Na2 सोडियम, तो Na2FeCN5NO। ऊपर क्या था? FeH2O5NO था, यहां है FeCN5NO। ठीक है, आगे देखिए, एक और हमारा सॉल्ट है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है जीजीज सॉल्ट। क्या नाम है? जीजीज सॉल्ट। थोड़ी सी साइड हो जाती है सो दैट आपको फॉर्मूला दिख जाए। ये बेसिकली है पोटेशियम। ठीक है, अच्छा मुझे सोच के बताओ, क्या ये होमोलिप्टिक है या हेट्रोलिप्टिक है? पोटेशियम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द काउंटर आयन, प्लैटिनम इज द सेंट्रल मेटल आयन। 3 लिगेंड है विच आर क्लोराइड, और एक जो लिगेंड है वो है इथीन C2H4। और ये ईटा क्या होता है बच्चे? कई बार ऐसे होता है, देखो अभी मैंने आपको ये सिखाया कि जब अमोनिया एक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो वो अपना लोन पेयर का दान करता है ना। मगर कई बार क्या होता है, ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके पास तो कोई लोन पेयर दान करने के लिए है नहीं, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स का दान करता है। जब लोन पेयर दान करता था हम क्या डिफाइन करते थे? डेंटिसिटी। जब पाई इलेक्ट्रॉन का दान करता है हम क्या डिफाइन करते हैं? हेप्टिसिटी। ये खैर बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं आता है, ये जेई मेन में नहीं है, ये नीट में नहीं है, खैर जेई एडवांस में ये चीजें आती हैं, बट अगर पाई इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे उसको बोलेंगे हेप्टिसिटी। कितने कार्बन्स के बीच में वो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2। तो 2 कार्बन्स वाला पाई इलेक्ट्रॉन दान में दिया जा रहा है, एंड हेंस यहां पर मैं लिखती हूं उसको हेप्टिसिटी, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा 2। चमक गया? तो ये हमारा फॉर्मूला था जीजी सॉल्ट का। सिमिलरली 2-3 और सॉल्ट्स हैं जो अच्छे हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, जैसे फेरोसीन। फेरोसीन क्या होता है? ध्यान से देखिए, आयन को हम सेंटर में रखते हैं, Fe2+ इज देयर इन द सेंटर, और ये है C5H5-। C5H5- क्या है बच्चे? दिस इज साइक्लो पेंटाडाई इनाइल एनायन। ये ध्यान से देख रहे हो, दिस इज साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनायन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। यहां पर देखो Fe2+ है, और यहां पर देखिए एक और हमारा C5H5- है। यहां से 6 इलेक्ट्रॉन्स का दान हुआ, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन्स का दान हुआ। समझ आ गया? तो यहां पर भी 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स का दान हुआ। ये प्रॉपर एक रिंग में थे, एरोमेटिक सिस्टम था। सो दिस इज ईटा5। देखो ना, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेंटर्स के द्वारा दान किया जा रहा है। सो दिस इज ईटा5 C5H5। ये जो C5H5- है वो 5 कार्बन सेंटर्स के थ्रू दान दे रहा है, तो इसमें हेप्टिसिटी क्या हो गई है? 5। इसी पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेरोसीन। क्या नाम है इसका? दिस इज नोन एज फेरोसीन। डन। आगे देखिए, एक हमारा ना और कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं बच्चे सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन जो है उसमें क्या है? दैट इज अ प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स विद 2 अमोनिया एंड 2 Cl। और यहां पर जो 2 अमोनिया और जो 2 Cl होते हैं ना, ये दोनों सिस पोजीशन पे हैं, लाइक 2 Cls विल बी टुगेदर, 2 अमोनिया विल बी टुगेदर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिस्प्लैटिन। तो इन केस इफ यू वांट कि मैम हमें डिटेल थोड़ा सा सिखा दो, तो आप ब्रीफ से देख सकते हो, बाकी यहां पर हम रिविजन अच्छी कर लेते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस की। आगे अब ध्यान से बढ़िए, अगला जो हमारा टॉपिक है, मूविंग फर्दर, जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है, टॉपिक का नाम है बच्चे सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब मैं बहुत बार इस चैनल पे समझा चुकी हूं, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूं तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, है ना, तभी वो रिलेशनशिप आगे चलता है। मान लो तुमने मुझे कहा कि मैम आप हमारे लिए ना ये वाली सीरीज ले लो जहां आप हर चैप्टर के माइंड मैप बनाओ। मैंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगी, तो मैं मेहनत करना लग गई। अब ये सारे हैंड रिटन नोट्स को बनाने में, लिखने में 2-3 घंटे बड़े आराम से चले जाते हैं, तुम मानो या ना मानो, कम से कम 3-3.5 घंटे मेरे एक चैप्टर के नोट्स बनाने में जाते हैं। ठीक है,
फिर जब मैं ये पूरा लेक्चर ले रही हूं तो मेरा 1.5-2 घंटा उसमें भी जाएगा, ठीक है। चलो टीचर ने मेहनत करी, तो टीचर सामने से क्या एक्सपेक्ट करता है? टीचर यही एक्सपेक्ट करता है ना कि बच्चे ने प्रॉमिस किया था कि मैं सारा देखूंगा, तो जब तक आप वो प्रॉमिस निभाते जाओगे मेरा ये काम करने को मन करेगा। आपने प्रॉमिस निभानी बंद कर दी तो मेरा भी काम करने का मन नहीं करेगा, है ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तुम मेरा फायदा करोगे, मैं तुम्हारा फायदा करूंगी। तुम काम करके नीचे लिखते हो यस वी हैव डन, जब मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि ओह नाइस, मेरी मेहनत काम आई। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो समझेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, ये डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी से ये डायग्राम लिया है मैंने। ध्यान से देखिए बच्चे, मेरे पास एक लीगेंड है, लीगेंड का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बनाने में वो खिचमिच हो गई है, बट डोंट वरी, इतना तो समझ आ ही रहा है दैट इट इज अ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, दिख रहा है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ये जो कार्बन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां सामने हमारे एक मेटल आयन है। मेटल आयन कह रहा है कि मुझे एक लीगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने बोला कि भाई तेरे पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? तो मेटल आयन बोला हाँ हाँ देखो भैया हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोला कि ठीक है कोई टेंशन नहीं है, मैं आकर के अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको दे दूंगा। तो हमने कहा भाई जब सीओ ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को दिया है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो वो बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड, सही है। अब मेटल आयन सामने से कहता है तुमको पता है तुम हमारे घर आए तो हो, ये वही होता है ना जैसे मतलब मान लो सामने वाली आंटी ने या बाजू वाली आंटी ने ना हलवा बनाया, तो आंटी कटोरी में तुम्हें हलवा देने आ गई। अब हमारे घरों में ऐसा कहा जाता है कि खाली बर्तन लौटाते नहीं है, तो मेरी मम्मी क्या करेगी, वो किसी और कटोरी में, ठीक है, हमारे घर में मान लो बनी है कड़ी चावल, तो मेरी मम्मी कड़ी चावल डाल के आंटी को दे देगी, दोनों का फायदा हो गया। तो ऐसे ही मेटल ने कहा कि देख मेरे पास कुछ मेरे फील्ड डी ऑर्बिटल है। क्या है? फील्ड डी ऑर्बिटल। क्या है मेरे पास? फील्ड डी ऑर्बिटल, जिन डी ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है मेरे पास देख एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन के पास पाई था तो पाई स्टार होना अनिवार्य है। कार्बन मोनोऑक्साइड ने कहा मेरे पास पाई स्टार खाली है। मेटल कहता है मेरे पास मतलब मेरे पास फील्ड डी ऑर्बिटल है, दोनों की सिमेट्री एक जैसी थी। तो मेटल ने पाई बॉन्ड के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन दिए वो कौन से बॉन्ड के थ्रू दिए? वो पाई बॉन्ड के थ्रू दिए। तो हुआ ये कि पहले सीओ ने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर मेटल ने अपने फील्ड डी ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड के वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल दिया, और ये क्या बॉन्डिंग हो गई? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ध्यान से देखना बच्चे, जब सीओ ने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए है ना, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीओ ले रहा है ये अपने पाई स्टार में ले रहा है। पाई स्टार में लेने का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या आपको समझ आता है कि बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और अगर सीओ का पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था? सीओ का पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अब उसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बताओ कि यहां पर सीओ की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट क्यों होती है, ये सारी कहानियां। अब ध्यान से देखेंगे, अगेन दिस इज एनसीईआरटी, आई हैव टेकन द पिक्चर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको ये जो मेटल, इनको बोलते हैं हम मेटल कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज मेटल कार्बोनिल। जब मेटल ने सीओ के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, दीज आर नोन एज मेटल कार्बोनिल। बच्चे इन मेटल कार्बोनिल्स के डिटेल स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू वांट, मैंने ब्रीफ में डिस्कस कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हो। एज पर योर जेई या नीट या बोर्ड एग्जाम्स का जो सिलेबस है, बिटसैट का जो सिलेबस है, वहां आपके क्वेश्चन सिर्फ इतने से ही बन जाते हैं इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मेटल कार्बोनिल्स। जैसे हमारे पास है NiCO4, इसका स्ट्रक्चर तो आपके सिलेबस में अभी बनाना भी सिखा दूंगी। निकल इज देयर इन द सेंटर एंड देयर आर 4 CO which are tetrahedrally bonded to nickel and the shape is tetrahedral। बस ये याद रखना है। यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, क्योंकि हर कार्बोनिल एक न्यूट्रल लीगेंड है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नेक्स्ट इज बच्चे FeCO5, मतलब आयन को सेंटर में रखो और उसने 5 बॉन्ड बनाने हैं। सो द शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखो दोबारा देख लो, यहाँ पे द शेप इज एक ट्राइंगल है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे बना हुआ नजर आ रहा है। द शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये भी ठीक है। नाउ इसके बाद चलें, विच इज CrCO6, क्रोमियम इज देयर इन द सेंटर। देखो हर मेटल आयन, मतलब मेटल पे
जो चार्ज है वो जीरो का है, बिकॉज हर CO पे चार्ज जीरो का है, तो द मेटल इज सेड टू बी देयर इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम के चारों तरफ 6 क्लोरीन लगाने से तो परफेक्ट शेप क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये भी याद रहेगा। अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो और मॉलिक्यूल है, वन इज Mn2CO होल 10, मतलब Mn होल ट्वाइस CO होल 10, यानी कि MnCO5 का डाइमर लग रहा है। अगेन इसका रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट में, बट आप समझे, ऐसा लग रहा है कि एक मैंगनीज पे 5 CO लगाने हैं, एक मैंगनीज पे क्या लगाने हैं, 5 CO। तो मैंने क्या किया, 4 ऐसे लगा दिए, 5वां ऐसे लगा दिया, तो एक साइड से मैंगनीज खाली है, तो उस साइड से मैंने मैंगनीज और मैंगनीज का बॉन्ड बना दिया। तो कई बार वो पेपर में सवाल देगा कि इनमें से कौन से ऐसे मेटल कार्बोनिल्स हैं जिसमें मेटल मेटल का बॉन्ड है। क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ मेटल मेटल का बॉन्ड है, यहाँ देखो मेटल मेटल का बॉन्ड है, और यहां पर आपको 6 बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं, समझ आया। सिमिलरली यहां पर भी MnMn का बॉन्ड है, 2 CO ऊपर, 2 CO नीचे और 1 CO इन द प्लेन ऑफ पेपर है। ध्यान से सुनो, यहां पर जो ये CO हैं, क्या कोई एक CO ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं, तो इन सारे CO को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल कार्बन्स, टर्मिनल कार्बोनिल, टर्मिनल क्या बोलेंगे, टर्मिनल कार्बोनिल, CO, टर्मिनल कार्बोनिल मतलब जो बस साइड में जुड़े हुए हैं, कोई ब्रिज की तरह बिहेव नहीं कर रहे। हाउएवर इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ CO2CO होल 8, अब इसको डिवाइड करो, मतलब हर कोबाल्ट को 4 CO मिलने चाहिए, हर कोबाल्ट को 4 CO मिलने चाहिए, बट हमने देखा, मैं दोबारा बता रही हूं, इन सबके स्ट्रक्चर्स अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, हर एक स्ट्रक्चर का अपना अपना डिटेल है, वो मैंने ब्रीफ में डिस्कस कर रखा है, बट आपके मेंस और नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं कि बताओ कौन सा ऐसा मेटल कार्बोनिल है जिसमें 2 टाइप के CO हैं, कौन से 2 टाइप के CO हैं, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, एक बार ध्यान से देखेंगे, हमारा कोबाल्ट कोबाल्ट है, यस, क्या कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में आपको मेटल मेटल का बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है, यस। अब हमारे पास कुछ हमारे CO हैं जो साइड में लटक रहे हैं, दिख रहा है, CO 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 मतलब CO CO CO, तो क्या 6 मेरे पास टर्मिनल कार्बोनिल्स हैं, और 2 आपको ऐसे CO दिखाई दे रहे हैं विच आर इन बिटवीन द 2 कोबाल्ट्स, कुछ दिखाई दे रहा है, 2 कोबाल्ट के बीच में जुड़े हुए हैं, 2 कोबाल्ट के बीच में जुड़े हुए हैं, सो ऐसे COs को क्या बोलते हैं, दीज कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर नोन एज ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको, BRIDGING, ब्रिजिंग, क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ आ गया। एंड जनरली यही स्ट्रक्चर्स ये डिटेल में हमारे से पूछते रहते हैं, तो एटलीस्ट जो स्ट्रक्चर्स NCERT में हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अभी आई हैव कंप्लीटेड 1/3 पार्ट, एक पन्ना मैंने कंप्लीट करा है, बट आप देख सकते हो कि मतलब काफी डिटेल में हमने ये सारा कोऑर्डिनेशन का एक पन्ना कंप्लीट कर लिया है। अब बिना रुके लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द सेकंड पन्ना ऑफ आवर माइंड मैप, और अब हम ना थियोरीज के बारे में पढ़ेंगे। लाइक हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, वर्नर्स थ्योरी है, हमारे पास IUPAC नेम्स हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसके बाद हमारे पास VBT है, CFT है, कलर क्यों होता है कंपाउंड्स का, एंड आइसोमेरिज्म, ये सारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले मैं ना वर्नर्स थ्योरी उठाती हूँ। अभी मैंने आपको NCERT का वो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया गया कि तुम बनते क्यों हो, क्या रीजन है तुम्हारे फॉर्मेशन का। तो बड़ी सारी थियोरीज दी गई, जिसमें से जो पहली थियोरी दी गई थी बच्चे, दैट इज वर्नर्स थियोरी। हमारी पहली थियोरी कौन सी है, वर्नर्स थियोरी। तो वर्नर ने, मैं सीधे मुद्दे की बात कर रही हूँ, डिटेल अगेन NCERT में है, JEE ब्रीफ में है, मैं मुद्दे की बात कर रही हूं जिससे क्वेश्चन बन जाएंगे। वर्नर ने आके बोला देखो जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली सेड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट या द चार्ज विच इज एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन। आपके सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अगेन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है,
मतलब आयोनाइजेबल का मतलब मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि जो पूरा पानी में जाकर के पूरा टूट रहा है, तो वो जो प्राइमरी वैलेंसी आया, वो चार्ज आया, दैट इज आयोनाइजेबल। मतलब आयनिक बॉन्ड की वजह से होगी, तो जो जो वैलेंसी है आपकी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज इट इज आयनिक इन नेचर। सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब है? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कि आपके सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है और ये डायरेक्शनल इन नेचर होती है, मतलब यहां पर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तभी मजा आएगा। दो एग्जांपल्स ले लेती हूं। एक एग्जांपल है K4FeCN6। अरे अरे यहां लिख दिया, शायद आपको दिखा नहीं होगा। K4FeCN6, दिस इज वन एग्जांपल। और एक और एग्जांपल है, देखिए यहां नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम इन द सेंटर, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये देखो PPH3 PPH होल थ्राइस, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन, फॉस्फीन क्या होता है? फॉस्फीन इज नथिंग बट PH3, और इस H को हटा करके 3 फिनाइल लगा दो, क्या बन गया? PPH3 विच इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इट्स अ गुड लिगेंड। तो रोडियम पे आपने क्या कर दिया? आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 3 मॉलिक्यूल्स लगा दिए, एक Cl लगा दिया, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सोच के देखो, अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चे व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस रोडियम, तो आप कैसे करेंगे? रोडियम पे X मान लो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 है, और ओवरऑल आपको कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज नजर आ रहा है। यस, तो X की वैल्यू कितनी है? +1। मतलब द चार्ज एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन, वो उसकी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। और इस रोडियम को कितने हमारे लीगेंड्स सराउंड कर रहे हैं? 3 तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एक Cl, तो टोटल कितने लीगेंड सराउंड कर रहे हैं? 4। तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई? 4। अब एक आप करके दिखाओ। मेरे पास क्वेश्चन है K4FeCN6, आप बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसकी होती है? सेंट्रल मेटल आयन की। चलो पता करके बताओ कितनी कितनी है। मैंने कहा मैम 4 पोटेशियम बाहर की साइड है, तो इनको हटा करके ना आप इस कॉम्प्लेक्स पे 4 माइनस का चार्ज दे दो। X -6 इज -4, तो X की वैल्यू +2। आयन पे चार्ज कितना आया? +2, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। और आयन को कितने साइनाइड जोड़ रखे हैं? 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। सो प्राइमरी वैलेंसी इज 2, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। ये सारी की सारी थ्योरी बताई थी किसने? वर्नर ने, एंड हेंस इस थ्योरी को हमने क्या बोल दिया? वर्नर्स थ्योरी। इतनी आसानी से ये थ्योरी नहीं दी गई थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए गए थे, उसके बाद पता चला था कि अच्छा व्हाट इज दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बट नाउ हैविंग डन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतना डिटेल में, अगर वर्नर का सवाल आता है तो वो जनरली इस तरीके से आता है कि बताओ कौन सी कितनी प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सेकेंडरी वैलेंसी किसको डिटरमिन कर रही है। सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली ये बताती है कि जो लीगेंड्स हैं वो आपके किस तरीके से ओरिएंटेड हैं। तो व्हाट विल बी द शेप अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, वो कौन बताता है? सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, वो कौन बताता है? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी भी हो गया। अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल। याद करो जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज कि बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। वहां पर हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सीखे थे। ल्यूइस ने ये कहा था कि देखो हर एटम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहूंगी, ठीक है। मेरे पास लेटर से 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं सो दैट मेरा 2 8 बन जाए, है ना। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं 4 बाजू वाले से शेयर करना चाहूंगी। तो ल्यूइस ने यह बताया कि एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है सो दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। और जैसे ही एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है हम कहते हैं कि अब एटम संतुष्ट है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब हमने अपने कॉम्प्लेक्सेस में झांक कर देखा कि कॉम्प्लेक्स बनता क्यों है, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, तब हमें समझ आया एक कॉन्सेप्ट जिसका हमने नाम क्या रखा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वो ये कहता है कि जब आपके सेंट्रल मेटल आयन ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब आपके पास जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोबारा से डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि सेंट्रल मेटल आयन ने लिगेंड विगेंड से सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ऐसा बोला गया कि मान लो आपका एलिमेंट 3D सीरीज का है,
और अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है, मतलब जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके इक्वल आ रहा है, अगर कोई एलिमेंट मेरा 4D सीरीज का है तो उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 54 आ रहा है, या अगर मेरा कोई एलिमेंट 5D सीरीज का है और उसका एटॉमिक नंबर मतलब जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 86 आ रहा है, नेक्स्ट टू द मतलब नियरेस्ट टू द नोबल गैस, तो हम कहते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रहा है तो वो अनस्टेबल है, उसकी टेंडेंसी होगी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 आ रहा है तो उसकी टेंडेंसी होगी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। कई क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, देखो आपके पास ना ये क्या करते हैं, ये ना 4 कॉम्प्लेक्सेस लिख के दे देंगे, देखो कोई भी 4 कॉम्प्लेक्सेस लिख के दे देंगे और पूछेंगे बताओ इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बच्चा सोच में डूबा हुआ है कि मैं ऐसा क्वेश्चन कैसे करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कौन सा सवाल आया, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आप ये सोचोगे, आप सभी क्या कहते हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ना, आप उनका क्या निकालो, आप उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लो। मान लो इसका निकाला 36 आया, मान लो इसका निकाला 37 आया, इसका निकाला 35 आया, इसका निकाला 36 आया, ठीक है। जिनका 36 आ रहा है ना तो वो अपनी ऑक्सीडेशन कराएंगे ना रिडक्शन कराएंगे, मगर जिसका 35 आ रहा है, जिसका 35 आ रहा है वो अनस्टेबल है, वो चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करूं, अगर वो खुद की रिडक्शन कराएगा मतलब इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे समझ। मान लो किसी का 37 आ रहा है तो 37 उसको नहीं चाहिए, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो खुद की ऑक्सीडेशन कराएगा, सो विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब ध्यान से देखिए निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा ये भी हिंट दे देती हूँ। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है K4FeCN6 और कोई मेरे से पूछे कि बताओ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, आपको फोकस पता है किस पे रखना है, सेंट्रल मेटल आयन पे। आप इस 4 पोटेशियम को जाने दो, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया -4 का। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए कहां, सेंट्रल मेटल आयन पे। Fe पे चार्ज कितना, x - 6 इज -4, x की वैल्यू +2। तो आयन का जो आयन का एटॉमिक नंबर था वो था कितना, 26। 26 में से 2 चला गया, 26 में से 2 चला गया। एक साइनाइड आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, तो 6 साइनाइड आए तो 12 इलेक्ट्रॉन लेकर आए, तो 26 में से 2 गया +12 आ गया। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। ऐसे करते हैं। आगे देखो Na2FeCN5 NO, Na2FeCN5 NO क्या था, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। कैसे करेंगे मैम, सोडियम को गोली मारो, यहाँ पे 2- लिख दो। अब पहले ये पता करो, ध्यान से देखो, हाँ ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, आपको एक चीज सिखा देती हूँ। ओके यहाँ पर सीख लो। मान लो मेरे पास सबसे पहले ना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है FeH2O5 NO और बाहर लगा हुआ है SO4। ध्यान से सुन लो, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक है मेरे पास Na2FeCN5 और NO। अब आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द आयन। ये तो दोनों केसेस है, इनमें आयन पे चार्ज कितना है। हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे मैम सल्फेट पे -2 का चार्ज है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, +2। यहां पर मैंने कहा सोडियम पे +2 का चार्ज है तो ओवरऑल कितना हो गया, -2। ये कर लिया। क्या वाटर न्यूट्रल है, हाँ जी मैम वाटर न्यूट्रल है। मान लो मैंने आयन पे X कह दिया और NO पे चार्ज Y कह दिया, क्योंकि हमें पता है NO+ भी हो सकता था, NO न्यूट्रल भी हो सकता था, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे NO क्या है। मैंने कहा मैम इतना समझ आ रहा है X + Y की वैल्यू कितनी है, 2। अब Fe2 भी हो सकता है और NO0 भी हो सकता है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और ऐसा भी हो सकता है कि Fe+1 में है और NO भी +1 में है, तो जहां पे चार्ज सेपरेशन कम है ना हम उसको फेवर करते हैं। मतलब Fe in +2 एंड NO in 0 की बजाय हम प्रेफर करते हैं कि यार Fe will be in +1 एंड NO will also be in +1। बीच में लगे होंगे 5 वाटर जिन पे चार्ज है 0, तभी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे +2 का चार्ज आ गया। समझ आया। आगे देखो, इसमें भी करके देखो। मैंने कहा मैम यहाँ पर भी NO है, मतलब ऐसे लिगेंड्स को पता क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं नॉन इनोसेंट। दे आर वेरी नॉन इनोसेंट। जैसे कई बच्चे होते हैं ना इनोसेंट, उनको बोल दो कि ये चैप्टर करना है तो वो करना ही करना है। जैसे वाटर को बोलो तेरे पे चार्ज 0 है, कह रहा है ओके। साइनाइड को बोलो तेरे पे चार्ज -1 है, इट विल ऑलवेज बी -1। दीज आर इनोसेंट्स। कई होते हैं नॉन इनोसेंट, अपनी मर्जी से +1 में आ जाते हैं, अपनी मर्जी से 0 में आ जाते हैं। तो देखो मैंने कहा मैम आयन पे X मान लो, 5 साइनाइड है तो -1 ईच, और NO पे Y मान लो तो ओवरऑल चार्ज है -2, तो X + Y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो या तो ऐसे लिखो कि आयन पे +3 है और NO पे कितना है, 0, या तो ऐसे रखो। या मैंने कहा मैम इससे बेटर है आयन पे +2 कर दो और NO पे कितना कर दो, +1। तो मैंने कहा ये ज्यादा फेवरेबल है, तो Fe पे कितना आ गया, +2। समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यही वाला ही तो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, कहाँ गया, FeCN5 NO पे ओवरऑल 2-। तो मुझे ये समझ आ गया कि मैम Fe पे चार्ज कितना है, +2।
आयन पे होता कितने हैं 26, 26 में से आयन पे +2 आ गया तो 2 माइनस कर दिए। अब एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 5 Cn कितने देगा 10, एक NO भी कितने देगा 2, तो टोटल 6 लिगेंड कितने देंगे 12 आ गया। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना 36। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 आ जाता तो वो क्या करता, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करता, खुद को ऑक्सीडेशन करता, विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे आइए, आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चे उसका नाम है IUPAC नेम्स। अगेन IUPAC नेम्स के इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर 1.5 hours टीचिंग यू जस्ट द IUPAC नेम, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज रिविजन, तो ध्यान से करते हैं। IUPAC नेम्स के लिए हमने कुछ रूल्स डिफाइन करे हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेम्स को लिखने के लिए रूल नंबर 1 ये है कि पहले आप सभी के सभी लीगेंड्स को, देखो मान लो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसको मुझे नाम करना है, तो पहले मैं लीगेंड को नाम करूंगी, बाद में मेरे सेंट्रल मेटल आयन की नेमिंग करूंगी। लीगेंड का नाम करते वक्त भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे मान लो आपके लीगेंड में है पानी विच इज एक्वा एंड क्लोरो, Cl है क्लोरिडो, तो C को मैं बाद में रखूंगी, A को पहले रखूंगी, ठीक है। अब पानी और अमोनिया दोनों है, दोनों ही एक अमीन है एक वाटर है, यानी कि एक्वा, दोनों ही A से स्टार्ट होते हैं, मगर एक्वा में AQ आता है ना, Q बाद में आता है, अमीन में AM PQRST है ना, यही होता है ना, ABCDEFGHIJKLMNOP M पहले आता है ना, ABCDEFGHIJKLM, हाँ सही है यार, क्यों कंफ्यूज करा रहे हो। तो अमीन को पहले रखेंगे, एक्वा को बाद में रखेंगे, समझ गए। तो लिगेंड्स विल आल्सो बी नेम्ड अल्फाबेटिकली। अगर मान लो मेरे पास एक जैसे दो लिगेंड है, मैं यूज करूंगी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। अगर मान लो मेरे लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई है, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड नेम है, जैसे इथिलीन डायमीन, और ऐसे दो इथिलीन डायमीन आ गए, लेट अस से दिस, तो मैं इसको ये नहीं लिखूंगी डाई इथिलीन डायमीन, ना ना ना, हम उसके लिए स्पेशल नाम यूज करेंगे, हम इसको कहेंगे बिस इथिलीन डायमीन। समझ गए, हम यूज करते हैं बिस, हम यूज करते हैं ट्रिस, हम यूज करते हैं टेट्रा किस एंड सो ऑन। वो किस वाला किस नहीं, इट इज नॉट KISS, इट इज बिस ट्रिस टेट्रा किस विद अ सिंगल S। समझ गए। आगे देखो, मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब आपका सेंट्रल मेटल आयन जिस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, अगर वो एनायन है तो आप लास्ट में 8 से एंड करेंगे। किससे एंड करेंगे 8, अभी एग्जांपल देती हूं। और आपको लास्ट में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में, दैट इज द रूल। ये सारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स का नाम है K2PtCl6, ये काउंटर आयन को आप अलग लिखेंगे, और काउंटर आयन में कभी भी डाई ट्राई नहीं लिखेंगे, सो आई विल नॉट कॉल इट डाई पोटेशियम, मैं इसको लिखूंगी पोटेशियम। अब छोटा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे सो दैट हमें पता हो कि ये काउंटर आयन है और ये हमारा लिगेंड है। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन है 6, तो हम बोलेंगे हेक्सा क्लोरो, यू कैन कॉल इट हेक्सा क्लोरिडो। प्लैटिनम देखो यहाँ पे +2 का चार्ज है, तो यहाँ पे 2 माइनस का हो गया, x - 6 is -2, प्लैटिनम पे चार्ज कितना है +4। बट ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारा प्लैटिनम है, इट इज अ पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायन का कॉम्प्लेक्स है ना, ओवरऑल 2 माइनस का चार्जर है, तो इसका नाम रखेंगे प्लैटिनेट, 8 एंड करेंगे। तो नाम देखिए, नाम इज पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 4, क्योंकि पोटेशियम पे क्योंकि प्लैटिनम पे चार्ज कितना आ रहा था +4 का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, CONH3 होल थ्राइस Cl3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, अब ये तो कोई काउंटर आयन है नहीं, तो कोई गोली मारो। अब ये अमीन कितने हैं 3, तो मैं इसको लिखूंगी ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो, और कोबाल्ट पे चार्ज कितना, ये तो 0 है, तो ओवरऑल 0, x - 3 = 0, तो कोबाल्ट 3, बात खत्म। कोबाल्ट 3, ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो या ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट 3। अब यहाँ कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट तब लिखती अगर द सेंट्रल मेटल आयन इज अ पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगेन दोबारा बोल रही हूँ, जिन बच्चों को और ज्यादा अच्छे से रिवीजन करनी है वो जेई ब्रीफ की वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारी कोर थियोरी स्टार्ट हो रही है। वी आर नाउ गोइंग टू डू द वैलेंस बॉन्ड थियोरी। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इट इज देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर VBT फेल हो जाता है।
अदरवाइज आप वीबीटी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन, बच्चे जनरली पूछते हैं कि वीबीटी से करना है या सीएफटी से करना है। देखो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो डिजाइन ही इसी तरीके से किए जाते हैं कि बच्चे को वीबीटी ही यूज करनी आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां वो सीएफएससी और ये सारी चीजें पूछता है, पेयरिंग एनर्जी के बारे में पूछता है, वो डिजाइन ही इस तरीके से किए गए थे कि आपको सीएफटी से करने थे। अब फोकस करें, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे वीबीटी को उठाते हैं, आप कई जगह पे फेल हो जाओगे, क्योंकि वहां छोटी छोटी चीजें मेंशन नहीं है। मैं वो हर छोटी से छोटी एक्सेप्शनल चीज आपको सिखाने वाली हूं, तो ध्यान से सुनना। बच्चे वीबीटी का पूरा फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे वीबीटी हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था, इट इज बेसिकली द थ्योरी फॉर ओवरलैपिंग, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन की कहानी करी थी, सेम वहां यहां पर भी वही होता है। कह रहा है मान लो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, तो वो कौन सा मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या है? लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर आपके सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है, दैट मींस द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, और sp2 का मतलब है इट शुड बी ट्रायगोनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल शुड बी 120 डिग्री। अब ध्यान से केस सुनेंगे। मान लो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हमारे सिलेबस में दो केसेस है, या तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 या आपकी हाइब्रिडाइजेशन है dsp2। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आपके कंपाउंड की जो शेप होगी बच्चे, दैट हैज टू बी टेट्राहेड्रल, और अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है dsp2 तो जो कंपाउंड की आपकी शेप होगी, इट हैज टू बी स्क्वायर प्लेनर। अभी सब बताऊंगी कि कहां पता चलेगा sp3 है, कहां पता चलेगा dsp2 है, स्क्वायर प्लेनर है, अभी करेंगे। अगर आपके सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो सेंट्रल मेटल आयन की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp3d2, या फिर आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है d2sp3, बट इन बोथ द केसेस आपकी जो शेप आएगी वो क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। पहले तो ये टेबल आपको आनी सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपका कोई क्वेश्चन बनेगा। तो ये वीबीटी का कोर था कि ऐसा हमें लगा कि ऐसा होता है। फिर वीबीटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ज्यादा आइडिया था नहीं, हमें नहीं पता था कौन सा, मतलब वो तो जब सीएफटी आया तब पता चला कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, वो सारी कहानी बाद में आई। बट वीबीटी ने मोटा मोटा ये बताया कि जितने भी आपके कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और अगर आपके पास ऑक्सीजन या हैलोजन डोनर लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मोटा मोटा आपको यही याद रखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, ये सारी कहानी हमें सीएफटी से पता चली थी। बस इतना अनुमान हमें लग गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है, मतलब इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, और वीक फील्ड का मतलब है इनका पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं होगा। वीबीटी के टाइम हम पूछने लगे कि भाई फील्ड क्या होती है, तो वो गलत बात है। खैर अभी क्वेश्चंस करने के लिए मुझे ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर मुझे क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, वीबीटी इज ऑल थियोरेटिकल, आई मीन वीबीटी इज ऑल अबाउट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराए गए, एक्सपेरिमेंट्स को देख के पता चला ओ मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन आ रहा है, तो लोगों ने कहा ओ इसका मतलब कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये सारा डेटा आपको पेपर में नहीं गिवन होता। नो वन विल गिव यू कि भाई K फॉर FeCN6 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कोई क्यों देगा? कोई नहीं देगा, आपको खुद पता होना चाहिए। तो वो खुद पता करने के लिए हमने वीबीटी के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको सिखा दिए। जैसे पहला पॉइंट मैंने सिखा दिया भाई, ये दो है हमारे सिलेबस में कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3 या dsp2। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3d2 या d2sp3, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर हमने सीखा कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, 4 स्टेप्स है, हर प्रकार का क्वेश्चन इन्हीं 4 स्टेप से हो जाएगा, अलॉन्ग विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, वो भी अभी आपको सिखाऊंगी, ध्यान से सुने बच्चे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को निहारना है। निहारते हो ना? अब अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को निहारते हैं। कई मतलब मान लो जिनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनसे मिलते हैं तो कोई हाय कह रहा है, यस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, निहारते हो ना, वो प्यार होता है ना आंखों में। कई अपने ड्रीम कॉलेज को निहारते हैं, है ना, मतलब किसी का ड्रीम कॉलेज है कि भाई मुझे तो आईआईटी रुड़की जाना है। अब कभी भी आईआईटी रुड़की का नाम आ जाए या आईआईटी रुड़की का कोई आपको कोई जानने वाला मिल जाए, ठीक है, या आपने किसी की फोटो देख ली, फिर आप उनको निहारते हो। कॉलेज की फोटो देख ली, कई बार आपने अपनी दीवार पे चिपका रखा होता है कि दिस ये वाला आईआईटी मैं टारगेट कर रहा हूँ, हम उसको देखते हैं। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उन्होंने एम्स की फोटो चिपका रखी है कि यार यही जाना है, वो निहारते हैं ना, वो खुशी खुशी निहारते हो। ऐसे ही जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को निहारोगे, यू विल जस्ट लुक एट द कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स को देख करके ये पता करोगे कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है।
स्टेप नंबर 2, तुम्हें पता चल गया कि मैम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मैंने क्या बोला, व्हाट आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो सकता है या dsp2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। ठीक है, सोच लिया, तुक्का ही तुम्हारे। फिर आप अपने सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यू विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है मैम, उसके बाद आप चेक करोगे कि तुम्हारा लिगेंड कौन सा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। मैम इन चारों चीजों को यूज कैसे करते हैं, अभी विद एग्जांपल आपको सिखाती हूँ कि चारों चीजों को यूज कैसे करते हैं। देखिए सामने डब्बा है आपके सामने, कॉम्प्लेक्स का नाम है K फॉर FeCN6। एक बार मैं सिखाऊंगी आपको डेफिनेटली चमक जाएगा, और ऐसे बाकी क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो। पहले तो मैंने निहारा, अच्छा लग रहा है ना निहार के। हमने कहा भाई ये जो सेंट्रल मेटल आयन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो sp3d2 होगा या वो क्या होगा, d2sp3। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बताओ मैम हमारा आयन क्या है, तो हमने कहा आयन होता है 3d6 4s2। मैंने कहा मैम यहाँ पर +4 का चार्ज है, तो यहाँ 4- का चार्ज है, मतलब आयन पे चार्ज कितना होगा, +2। अगर आयन पे चार्ज +2 है तो 4s2 हट गया, मतलब अभी मेरे पास आयन +2 क्या बना, 3d6। मैंने कहा भर दो, 1 2 3 4 5 और 1 6 भर दिया तुमने, इतना करना है। अब जाओ लिगेंड के पास। मैंने कहा भैया कौन हो, कह रहा है हम तो साइनाइड हैं। मैंने कहा तुमको तो हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला था, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तुम उठा के इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करोगे, इसको उठा के यहां मतलब यहां ऑलरेडी था, इसको उठा के यहां भेजा, इसको उठा के यहां भेजा। मैं ये इसलिए भेज रही हूं सो दैट मैं वो 2 डी ऑर्बिटल खाली कर सकूं जो मुझे बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। मैंने कहा मैम जैसे ही 2 डी खाली हो गए हैं, आगे का S है, आगे का P हम यूज करेंगे, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d2sp3। आगे देखें, क्या तुमने, मान लो ये 4p है, ये 4s है, क्या तुमने 3d यूज किया, अंदर वाला d यूज किया। तो जब आप अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज करते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर वाला d ऑर्बिटल आपने यूज किया। अगर d2sp3 है तो इतना समझ आता है कि वो स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल होगा। शेप मैंने ऑक्टाहेड्रल लिख दी। अब ध्यान से देखना, क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक का मतलब है कि स्पिन बहुत कम हो चुकी है, सो द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलती हूँ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब आपकी पेयरिंग हो जाती है द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चमका, कैसे मैंने किया, कैसे प्रोसीड किया, ये बात आपको समझ आई है। एक और क्वेश्चन करो ताकि और कॉन्फिडेंस आए। मान लो मेरे पास है NiCl4 2-, अब आप खुद करोगे, निहारो, निहारा। तो मैंने कहा यार निकल, तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो निकल ने बोला कि मैम कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। मैंने कहा 4 का मतलब तेरी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकती है या dsp2 होगा। कह रहा हाँ। मैंने कहा चल निकल तू ये बता तेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कह रहा तो मैम आप पहले x - 4 इज -2, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इट शुड बी 3d8 4s2, बट +2 मतलब 3d8। मैंने कहा भर दो, तुमने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब मैंने कहा तेरा लिगेंड कौन सा है, कह रहा दीदी Cl- है। मैंने कहा Cl- तो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, और वीक फील्ड लिगेंड थोड़ी ना पेयरिंग कराएगा। तो क्या कोई d ऑर्बिटल खाली हुआ, अगर तुमको dsp2 चाहिए था तो d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए था, पेयरिंग होनी चाहिए थी, बट पेयरिंग हुई नहीं। तो हमने कहा देखो एक s खड़ा है, p खड़ा है, चुपचाप से हाइब्रिडाइजेशन sp3 दे दो। sp3 का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। चमका, और क्या तुमको दिखाई दे गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब द कॉम्प्लेक्स शुड बी पैरामैग्नेटिक। और बोर मैग्नेटॉन कितना आएगा, 2.83 बोर मैग्नेटॉन। समझ गए हो, क्लियर है, 2 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन आएगा। ये बात भी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है। अब कुछ देखो, ये देखो, ये करके देखना, और बन जाएगा, नहीं बनता तो मुझे बताना, ठीक है, या बताने की भी जरूरत नहीं है, ब्रीफ में मैंने करा रखा है, वहां से भी देख सकते हो, बट ये लॉजिक समझो। मान लो आपके सेंट्रल मेटल आयन पे D के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो D0 है, या D1 है, या D2 है, या D3 है। इन सारे ही केसेस में क्या 2 d ऑर्बिटल खाली हैं, और अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो क्या मैं बोल दूं, हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज बी d2sp3। ट्रू। मान लो मेरे पास है D8, 1 2 3 4, D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास D8 है,
और मेरे को हाइब्रिडाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है तो मेरे पास या तो sp3d2 का ऑप्शन है या d2sp3 का ऑप्शन है, यही दो का ऑप्शन है ना, sp3d2 या d2sp3। मैंने कहा मैम अगर मैं इसको उठा के पेयर कर भी दूं तो भी एक ही डी खाली होगा ना, तो वो पेयर होगा ही नहीं। अगर d9 हो गया तो भी नहीं हो पाएगा d2sp3, d10 हो गया तो भी d खाली नहीं है, यानी कि d8 d9 d10 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी, sp3d2। ये भी क्लियर हो गया। आगे जरा d4 को देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, 1 2 3 4 भर दिया। अगर तो मेरा वीक फील्ड लिगेंड है तो कहेगा मैं तो पेयरिंग नहीं कराऊंगा, तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो ये पेयर हो जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा, 2 डी खाली हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। सेम लगेगा d5 में, d6 में। बच्चा जनरली कंफ्यूज होता है d7 में, तो मैं d7 वाला केस लगा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ध्यान से सुनो, लगा दिया मैंने, d7 मैंने बना दिया। अब अगर मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। क्या ये उठ के इधर जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा, नहीं जाएगा, तो डी खाली है ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। मगर अगर मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो अब आप मेरे साथ ये आर्ग्यूमेंट करोगे, मैम इसको तो उठा करके आपने यहां भेज दिया, क्या फायदा हुआ, 2 डी थोड़ी ना खाली हुए। बच्चे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो d7 के एक एक्सेप्शनल केस के तौर पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आपके ये 2 डी खाली हो जाते हैं एंड हेंस द हाइब्रिडाइजेशन बिकम d2sp3। समझ आया? d4 d5 d6 वर ओके। मगर जब मैं d7 की बात करती हूँ, वीक फील्ड लिगेंड वाला सभी बच्चों को क्लियर होता है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने आपको कहा था ना, खाली एनसीईआरटी पढ़ोगे ये चीजें नहीं स्पेसिफाई कर रखी है, 5-6 कॉम्प्लेक्सेस आप कर लोगे बट उससे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता until and unless you know the entire theory। तो ये याद रखना है कि d7 में वीक फील्ड लिगेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने से केवल एक ही डी ऑर्बिटल खाली हुआ, मुझे दूसरा डी ऑर्बिटल खाली करना है, वो खाली हुआ नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से वो जो d7 वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से 2 डी खाली हो जाते हैं एंड हेंस द हाइब्रिडाइजेशन d7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टर्म्स में इट बिकम्स d2sp3। समझ गया? अभी भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 स्पेशल, आप ढूंढते ढूंढने चालू कर दो, ठीक है? आपको ये चीज को समझने में, निकालने में बहुत टाइम लग जाता है एंड आई थिंक यही एक टीचर का काम है कि जो मैंने बचपन से पढ़ रखा है, इतने टीचरों से सीख रखा है, जब बचपन से पढ़े थे तो कितने सारे है ना, 10th में, 11th में, 12th में, फिर कॉलेज में कितना कुछ सीखा है, कितनी बुक्सों से सीखा है, वहां से जो है ना, फिर बच्चों से कितना सीखा कि पहले शुरू शुरू में नहीं बनते थे क्वेश्चन, जब पहले पहले साल पढ़ाना शुरू किया था तब नहीं पढ़ाना आता था, तब क्वेश्चंस नहीं बनते थे, तो अंदर से डर लगता था कि अगर कोई भी बच्चा उठ के कोई सवाल पूछ ले, ठीक है, तो मैं कैसे आंसर दूंगी। और उस डर को हटाने के लिए पढ़ा पढ़ा पढ़ा, फिर वो सारी चीजें आज यहां पर हैं कि अब तुम क्वेश्चन पूछोगे उससे पहले तुम्हारे पास आंसर आएगा। तो ध्यान से सुनो, देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं। अमोनिया एक नाइट्रोजन डोनर है, तो अमोनिया वैसे तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट पता है अमोनिया स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ वीक फील्ड लिगेंड फॉर Fe2+, Mn2+, Cobalt2+। अभी के लिए फॉर रिविजन, अगर केवल इतना डब्बा भी आपको याद रह गया, आई कैन प्रॉमिस यू कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगेन फॉर डिटेल आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन वेरी ब्रीफ, बट पहले वहां पूरा एडवांस का है, यहां पर आप पहले ये सीखें कि मैम अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर ऑल, बट मैं बोल रही हूं इट बिकम्स अ वीक फील्ड लिगेंड फॉर, फिर मन को कौन समझाए, फिर मन को मतलब Fe2+, Mn2+, Cobalt2+, फिर मन को कौन समझाए, इनके लिए अमोनिया क्या बन जाता है, वीक फील्ड लिगेंड। ऐसे ही एक और एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है बट इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर कोकू। बोलो जरा मेरे साथ, कोकू। याद रखो, अगर याद करोगे तभी सवाल बनेंगे। कल को तुम्हारे पास कोकू, Cobalt3+ और Copper2+ आ गया, अमोनिया को तुम वीक फील्ड लिगेंड सोच रहे थे, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है बिकॉज इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन इस मेटल आयन के बहुत पास जा सकता है। ये सारी एक्सेप्शंस जो थी ना, ये वीबीटी आंसर नहीं कर पाया था। खैर सीएफटी जब पढ़ते हैं हमारे सारे आंसर्स आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ।
बट अभी वीबीटी के बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए केवल इतना ही याद रखना है, आपको काम बन जाएगा कि ऑक्सीजन वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, बट कोबाल्ट पे +3, कॉपर पे +2, उसके लिए वो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आगे देखिए, कोई भी लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर जितने भी हमारे 4D सीरीज 5D सीरीज के एलिमेंट हैं। 4D 5D सीरीज के एलिमेंट्स का जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो वो लिगेंड को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सिमिलरली मान लो मेरे पास मेटल के पास +4 चार्ज है, मेटल का +4 चार्ज, अगेन मेटल पे चार्ज इतना ज्यादा है कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, वो लिगेंड को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेता है। इन शॉर्ट आपको बस ये याद रखना है, वैसे तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बट इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ वीक फील्ड लिगेंड फॉर, फिर मन को कौन समझाए, वैसे तो ऑक्सीजन इज अ वीक फील्ड लिगेंड बट इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर कोकू। सारे के सारे लिगेंड्स दे स्टार्ट बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स एंड फॉर द मेटल आयंस विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गया? सो वीबीटी की पूरी थ्योरी मैंने आपको यहां पर कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करी है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पेज ऑफ आवर माइंड मैप, ठीक है, जिसमें हम CFT के बारे में बात करेंगे एंड विल ऑल्सो बी कैलकुलेटिंग सर्टेन क्वेश्चंस एंड इसी के साथ साथ मैं आपको आइसोमेरिज्म की भी डिटेल दूंगी। बट उससे पहले गला सूख चुका है तो 1 मिनट के लिए पानी पीने दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़े से गलत टाइम पे पानी पी लिया, आपको एक काम देके फिर पानी पीना चाहिए था, तो पानी डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता। ध्यान से सुने, अब क्या हुआ, अब आई हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो मैं इतनी देर से बोल रही थी ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, इसका मतलब वीबीटी को नहीं पता था, इसका मतलब हमें CFT में पता चला। बट जैसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बोल रही थी, आर मतलब इज नॉट जस्ट टू नो वीबीटी और वीबीटी को वीबीटी की जगह पे यूज करना है। अब जब हम पेपर देंगे तो वीबीटी CFT सबसे मिक्स क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको पहले ही करा दी। बट पहले देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है, कहां से ये स्ट्रॉन्ग और वीक की कहानी आई। ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो ये कहती है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगेंड है उनके बीच में आयनिक इंटरैक्शंस होती हैं। द इंटरैक्शंस आर टेकिंग प्लेस बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आयन, और ये जो इंटरैक्शंस हैं ये क्या है, आयनिक। जैसे आपका जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और उनके बीच में कुछ आयनिक बॉन्डिंग होती हुई नजर आती है। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि मेटल के पास 5 d ऑर्बिटल होती हैं, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2, और ये पांचों की पांचों d ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है दे ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी। तो पहले मेटल अपनी 5 d ऑर्बिटल को लेकर ऐसे घूंघट में बैठा था, पांचों की पांचों एनर्जी सेम थी। फिर धीरे धीरे मेटल आयन के पास लिगेंड आना शुरू हो गया। जैसे ही मेटल आयन के पास लिगेंड आना शुरू हो गया, पांचों की पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बौखला गई कि हुआ क्या हमारे साथ, लिगेंड आ रहा है, सेंट्रल मेटल आयन ऐसे बैठा है, तो बौखलाहट होगी कि भाई कुछ तो हुआ है। सभी की सभी सेंट्रल मेटल आयंस, मतलब सेंट्रल मेटल आयन की सभी 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। मान लो पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यहां पर थी, समवेयर हियर, अब उन सभी की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी ऊपर चली गई। फिर पता क्या होता है, फिर अब दो प्रकार की हमारी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थी, दो प्रकार की थी। एक होती हैं, चलो मैं ड्रॉ करके ही बता देती हूं, ये देखो हमारी दो प्रकार की ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz और dzx। ये होती हैं इन बिटवीन द एक्सिस, सही है। और दो हमारी ऑर्बिटल होती हैं, वन इज dx square y square, वन इज dz square, which are along the axis, which are along the axis। आप ध्यान से समझेंगे, मान लो बच्चे आपका लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है, द लिगेंड्स आर कमिंग अलोंग द एक्सिस। लेट अस से यहां पर एक, यहां मतलब -z से, एक +z से, एक -x से, एक +x से, एक -y से, एक +y से, 6 की 6 अलोंग द एक्सिस दिशाओं में हमारे लिगेंड आने लग गए। सो ऐसी मेटल की डी ऑर्बिटल्स व्हिच वर अलोंग द एक्सिस, उनको ज्यादा रिपल्शन फील होता है, एंड द d orbitals which were lying in between the axis, जो d orbital आपकी एक्सिस के बीच में थी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जो d orbital along the axis थी उनको ज्यादा रिपल्शन फील होने लग जाती है।
समझ आया? सो व्हेनेवर द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, और लिगेंड्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अक्रॉस कब अप्रोच करते हैं? जब वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आते हैं। तो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे लिगेंड आने शुरू हुए, तो जो हमारी दो डी ऑर्बिटल्स थी विच वर अलोंग द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दोस थ्री डी ऑर्बिटल्स विच वर इन बिटवीन द एक्सिस, उनकी एनर्जी घट जाती है। तो आप देखिए मैंने लिख दिया 3 डी ऑर्बिटल की एनर्जी घट गई, इनको बोल दिया T2g, और 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, इनको मैंने बोल दिया Eg। तो T2g कौन सी सेट है? dxy डिवाइडेड dzx, और ऊपर वाले कौन से हैं? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसको डेल्टा O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। यहां तक समझ आता है? ये जो एवरेज एनर्जी है, इस एवरेज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बेरीज सेंटर, BC, क्या बोलते हैं इसको? बेरीज सेंटर। आगे सुने, ये याद करने का तरीका है। ये जो बेरीज सेंटर को अगर मैंने 0 मान लिया, लेट अस से दिस इज 0, तो जो 2 डी ऑर्बिटल बड़ी हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है 0.6 टाइम्स डेल्टा O। ये देखो मैंने यहां लिख रखा है, दिस इज प्लस 0.6 टाइम्स डेल्टा O, नजर आ रहा है? प्लस 0.6 टाइम्स डेल्टा O। और जो 3 घटी हैं उनकी एनर्जी घटती है माइनस 0.4 टाइम्स, मतलब घटी है तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस 0.4 टाइम्स डेल्टा O। मान लो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल अब इनकी एनर्जी निकाल के देखो, तो 3 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी माइनस 0.4 है, तो माइनस 1.2, और ऊपर है 2 ऐसे जिनकी एनर्जी प्लस 0.6 है, तो प्लस 1.2, ओवरऑल 0 आ गया। सो जो सेंटर है दैट इज बेरीज सेंटर। जहां पर भी ये 2 आएंगे उनके साथ 0.6 ज्यादा वाली टर्म आएगी, जहां पर भी 3 आएंगे उनमें कम वाली टर्म आएगी विच इज 0.4 विद अ माइनस। यहां तक समझ आ गया? ओके ये तो था बच्चे ऑक्टाहेड्रल फील्ड। व्हाट इफ मैंने कहा कि अगर लिगेंड्स, अगर आपने पढ़ा होगा जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम बोलते हैं, जो टेट्राहेड्रल हम बनाते हैं वो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब को ज्वाइन करके बनाते हो, और जब आप टेट्राहेड्रल बनाते हो तो ऐसा लगता है दैट द लिगेंड्स आर कमिंग इन बिटवीन द एक्सिस। तो जो 2 डी ऑर्बिटल्स थे विच वर अलोंग द एक्सिस उनकी एनर्जी घट गई, और ऐसी 3 ऑर्बिटल्स विच वर इन बिटवीन द एक्सिस उनकी एनर्जी बढ़ गई। आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं E, और ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया? सेट को T2। यहाँ जी रेट सिमेट्री मिसिंग होती है, इसीलिए आप Eg और T2g नहीं बोलते हैं। ये खैर आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस इतना ही याद रख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल फील्ड में जी रेट सिमेट्री नहीं होती, सो वी जस्ट कॉल देम E एंड T2, वी डू नॉट कॉल देम Eg एंड T2g। समझ आ गया? ये जो स्प्लिटिंग थी इसको बोलते हैं डेल्टा T। एक तीसरे प्रकार की स्प्लिटिंग होती है जो ना तो आपके जेई मेन में, ना ही आपके नीट में, ना ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में, यहां पर ये चीजें नहीं आती हैं, बट कभी कभी मैं कहती हूँ, देखो कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर पेपर ज्यादा टफ आ गया था, तो कई बार इन वन ऑफ द शिफ्ट या इन वन ऑफ द क्वेश्चन वो इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ऊपर ऊपर से आना चाहिए, ये ज्यादा आपको डिटेल में नहीं करना, दैट इज ओनली फॉर जेई एडवांस। इसको बोलते हैं बच्चे स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। जो स्प्लिटिंग है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में मैं आपको इतना याद दिला सकती हूँ कि जो लिगेंड्स आते हैं, ये देखो जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्स वाई प्लेन में आते हैं, द लिगेंड्स आर कमिंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो जो भी ऐसी ऑर्बिटल्स है विच आर अलोंग द एक्स वाई एक्सिस, उनको बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होती है, उनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। जैसे सबसे ज्यादा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में मैक्सिमम कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्सिस होता है। फिर है हमारा डी एक्स वाई, बिकॉज डी एक्स वाई में अगेन much of the component lies in the xy plane। फिर आएगा dz square, because dz square में भी एक छोटा सा ये डोनट टाइप का xy प्लेन में आता है, और सबसे लास्ट में dxz एंड dyz। ये ऑर्डर केवल तभी याद करें जो बच्चे एकदम कोर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज ये स्क्वायर प्लेनर के लिए आप छोड़ सकते हैं। खैर जो भी बात हो, आपको ये याद रखना है, ध्यान से सुनेंगे, कि आपको बस ये समझना है कि ऐसे लिगेंड्स जो हमारे सेंट्रल मेटल आयन के पास आए, जिन्होंने 5 डी ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप कर दिया, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जिन्होंने उतना ज्यादा एनर्जी गैप नहीं किया उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि अगर लिगेंड के आने से स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिगेंड के आने से स्प्लिटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्प्लिटिंग है इसको कौन कौन डिटरमिन करता है? सो द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग विल बी अफेक्टेड बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपके सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, यानी कि वो सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, जितनी पास लिगेंड आएगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। समझ आ गया?
द स्प्लिटिंग की वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। अगर आपके सेंट्रल मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, वो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड ज्यादा आएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। समझ आ गया? द स्प्लिटिंग इज ऑल्सो डेफिनेटली डिसाइडेड बाय द लिगेंड की स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम। अगर आप तीनों ही केसेस निकाल कर देखो, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल है। अदरवाइज आपको याद ये रखना है स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, फिर है ऑक्टाहेड्रल की और फिर है टेट्राहेड्रल की। मोरओवर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो टेट्राहेड्रल के लगभग 2 गुना होती है। जैसे टेट्राहेड्रल इज 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। 4/9 टाइम्स का मतलब ऐसे ही तो लग रहा है जैसे 5/10, आधी 0.5 के जैसी ही तो लग रही है। तो लगभग लगभग आधी है, एग्जैक्टली आधी नहीं है। याद रखने के लिए आप बस इतना याद रख सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से कम होती है, आधी भी नहीं होती है। समझ गए? सो ये भी कई बार आपको डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी होती है, पूछेगा बताओ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कई बार हमारे पेपर में आ जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उतनी अच्छी स्प्लिटिंग नहीं करते, उनको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। अब हमने क्या किया, हमने अपने सारे के सारे लिगेंड्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया और इस सीरीज का नाम दे दिया बच्चे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले सीरीज देख लो। सीरीज है I माइनस Br माइनस SCN माइनस Cl माइनस, मतलब इन शॉर्ट हैलोजेंस वीक फील्ड लिगेंड है। S2 माइनस, फिर N3 माइनस NO3 माइनस, ठीक है। हम आगे जा रहे हैं, F माइनस OH माइनस, एसीटेट, ऑक्सलेट, वाटर। वाटर को मिड लाइन मान लो, वाटर से पहले वाले सारे ही वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। आगे देखो, NCS माइनस मतलब नाइट्रोजन डोनर है, यहां पर SCN माइनस सल्फर डोनर था। फिर है EDTA4 माइनस, फिर है अमोनिया, फिर है पिरिडीन, फिर है इथिलीन डायमीन, फिर है डाईपिरिडीन, NO2 माइनस, CN माइनस, CO। ये सारे के सारे हमारे लिगेंड्स का स्ट्रेंथ है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, इससे डिसाइड होता है। अब जो आपके हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस इतना ही काफी है कि अगर मैम ऑक्सीजन वाले डोनर्स हैं तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, कार्बन वाले डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी जो हैलोजेंस वैलोजेंस सबसे लास्ट में आ रहे हैं ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। और वाटर को मिडल लाइन ले लेते हैं। बट अब इसको याद रखने के लिए आपको मैंने एक बढ़िया सी ट्रिक बतानी है, ध्यान से सुने इस ट्रिक को। ये ट्रिक कहती है, अच्छा मुझे एक काम करना चाहिए, इसको उठा के थोड़ा सा यहां पर भी रख देना चाहिए सो दैट मैं ट्रिक के साथ साथ आपको ये भी दिखा सकूं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं सो दैट आप ट्रिक अच्छे से देख पाओ। अरे रे, ज्यादा ऊपर हो गया है, 2 मिनट के लिए रुकिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट मारते हैं, छोटा करके ये रहा। देखिए, अब ये ट्रिक आपको अच्छे से नजर आ रही है, नहीं आ रही तो थोड़ा सा जूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी समझा देती हूँ ट्रिक कैसी है। देखो, ईला और ब्रिजेश, एक लड़की थी ईला और एक लड़का है ब्रिजेश। ईला और ब्रिजेश सुंदर बनकर कल शालू के पास नहीं गए। फिर सुनो, ईला और ब्रिजेश, एक लड़की है ईला और एक लड़का है ब्रिजेश, उनको सुंदर बनकर शालू के पास जाना था क्योंकि शालू वो दीदी है जो शादी कराती है। ईला और ब्रिजेश सुंदर बनकर कल शालू के पास नहीं गए। फिर हाय हाय, फिर आगे क्या होगा? ओ ऐसा, एसीटेट नजर आ रहा है, ओ ऐसा। ऑक्स को पानी से नहलाया, ओ ऐसा। ऑक्स, ऑक्सलेट को तुमने पानी से नहलाया, वाटर से नहलाया, NCS माइनस। ओ इसलिए EDTA4 माइनस। अमीर परी और इनकी दादी परी, अमीर परी मतलब अमोनिया और पिरिडीन, और इनकी दादी परी, इनकी मतलब इथिलीन डायमीन और दादी परी। ओ इसलिए अमीर परी और इनकी दादी परी नहीं कैन वाली कोका कोला ट्राई करते, नहीं कैन वाली कोका कोला ट्राई करते। क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, बस मेरे को बनानी थी ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जो आप याद कर सको, तो मैंने बना ली। ठीक है, मतलब मैं लास्ट 5-6 साल से इसको बच्चों को सिखाने के लिए हर बार अलग अलग ट्रिक बनाती हूँ। ठीक है, बट वो ट्रिक मतलब मेरे को ना कभी फिट ही नहीं बैठ रही थी। ओके, दिस इज गुड वन।
ठीक है, बट इस बार जो मैंने ट्रिक बनाई है मुझे वो काफी अच्छी लग रही है, मतलब खुद से मुझे अच्छी लग रही है, बट अगेन आई एम वेरी बैड इन मेकिंग ट्रिक्स, ठीक है। एंड आई टोटली अग्री, अगर कोई ये कहना चाहता है कि मैम इससे गंदी ट्रिक हमने आज तक नहीं देखी है, डजंट मैटर कोई दिक्कत की बात नहीं है, गंदी हो अच्छी हो, यहां से नंबर मिल रहा है मेरे लिए वही बहुत है। तो अब इस ट्रिक को 5-6 बार मेरे साथ दोहराओ, पहले ट्रिक याद कर लो, उसके बाद ट्रिक को कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो इनके नाम हैं उनको याद किया जा सकता है, पहले ट्रिक याद करो, क्योंकि इधर से उधर हो गया तो सारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो पहले लेट्स फोकस ऑन द ट्रिक, 2-3 बार ट्रिक को आप पढ़ लो, इतनी भी बुरी नहीं है, आज ही मैंने बनाई है जब नोट्स बना रही थी, ठीक है, और मैंने फिर अपने भी दिमाग में फिट कर ली कि आगे से मैं यही ट्रिक सिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और ध्यान से सुनेंगे ट्रिक को। ईला और ब्रिजेश, ईला एक लड़की थी, ब्रिजेश एक लड़का था, ठीक है। ईला और ब्रिजेश सुंदर बनकर कल शालू के पास नहीं गए, फिर ओ ऐसा, ऑक्स को पानी से नहलाया, ऑक्स को पानी से नहला रहे थे, इसीलिए अमीर परी और इनकी दादी परी नहीं कैन वाली कोका कोला पी रही थी, ठीक है। वो कैन वाली आती है ना, मेरा नक्श जिद करता कैन वाली चाहिए, कैन वाली चाहिए, भैया क्या है उसके अंदर, कह रहा नहीं कैन वाली चाहिए। तो एक अमीर परी और इनकी दादी परी, मतलब ईला और ब्रिजेश की अमीर परी थी और उनकी दादी परी थी, वो कैन वाली कोका कोला नहीं पीते थे, इस चक्कर में नहीं पीते थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑक्स को पानी से नहलाया था। क्या सेंस है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक जिसको तुम याद रख सकते हो। और अगर कोई अच्छी सेंसिबल ट्रिक बना सकता है तो प्लीज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो दैट मेरे को अगली बार इतनी मेहनत ना करनी पड़े और मैं भी वो ट्रिक याद करके अगली बार बच्चों को अच्छी ट्रिक बता सकूं, ठीक है। चलिए, सो यहां तक आपके सीएफटी के क्वेश्चंस, मतलब सीएफटी की थ्योरी हमने करी है। अब सीएफटी के ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। एक क्वेश्चन आता है बच्चे, विच इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएसई का। अब आधे बच्चों को लगता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक ही चीज है, नहीं है। जो डेल्टा किया था दैट वाज स्प्लिटिंग, और जो सीएफएसई कर रहे हैं दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि जब आपकी स्प्लिटिंग हुई, उस स्प्लिटिंग होने के चक्कर में स्टेबिलिटी आई मॉलिक्यूल में, और कितनी स्टेबिलिटी आई उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू कराती हूं बच्चे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मान लो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है विच इज D6, तो D6 में मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स भर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे को ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करनी है, सो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसी आएगी, T2G मैंने कहा मैम मान लो जो हमारी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आई, हमने T2G कर लिया, हमने क्या कर लिया, T2G कर लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मुझे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो मैं क्या कहूंगी, मैम पहले ये पता करो कि क्या आपका जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैंने कहा यार मैम ये लीगेंड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, इस डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नहीं, वो नीचे नीचे भरता जाएगा। तो मैंने भरा 1 2 3 4 5 6, ऊपर गया नहीं। अब सोचो कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, नीचे वालों का कितना था, -0.4 टाइम्स डेल्टा O, ऊपर वालों को कितना था, +0.6 टाइम्स डेल्टा O। तो मैंने कहा मैम 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो नीचे आए हैं, सो -0.4 टाइम्स डेल्टा O। अब यहां पर मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं होता, सीखा ही नहीं होता, तो पता कैसे होगा, और एनसीईआरटी में इसकी क्लैरिटी उतने अच्छे से नहीं दे रखे है, तो ध्यान से सुने। आपको ना इससे कंपेयर करना है, ये जो ओरिजिनल है ना इससे कंपेयर करो। यहां पर ऑलरेडी एक पेयरिंग हो रखा था, यहां पर अब कितने पेयर हो रखे हैं, 3, यानी कि यहां पर आपको इनको पेयर कराने के लिए पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी थी ना, तभी तो पेयर होंगे, नहीं तो कैसे पेयर हो जाएंगे। आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, कैसे जाएगा वो, तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी घुसेगा। अब ध्यान से देखना, इसको इससे कैंसल कर दो, नलीफाई कर दो, बचे कितने, 2, तो मैंने यहां पर ऐड किया है 2 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी। ये 2 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी वाली चीज बहुत बच्चों को नहीं पता होती, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे 3 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी लिख कर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैम यहाँ तो 3 पेयर्स बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से, ओरिजिनल में एक पेयर ऑलरेडी था, तो बस 2 ही पेयर को भरने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, सो 2 टाइम पेयरिंग एनर्जी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, नीचे T2G में कितने आए, 6, और EG में कितने आए, 0। बहुत बार तो क्वेश्चन बस यही होता है कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट कौन सी है। मैं एक और स्टेप आगे लेकर चली गई कि चलो बताओ सीएफएसई कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मान लो ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब यार पेयरिंग, ये जो डेल्टा O है ये कम है और पेयरिंग कराने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम पेयरिंग क्यों कराएंगे, हम ऊपर भेज देंगे। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6।
अब देखो नीचे कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन, नीचे आने का -0.4 टाइम्स डेल्टा ओ, और ऊपर कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन विद +0.6 टाइम डेल्टा ओ। कोई पेयरिंग लिखूंगी नहीं, यहाँ की पेयरिंग यहाँ से कट गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, विच आई एम श्योर अब आपसे बन जाएंगे। सो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज आइसोमेरिज्म। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक्स में आइसोमेरिज्म को शुरू में कराया जाता है, बट आई हैव दिस बैड हैबिट कि जो आसान वाले टॉपिक होते हैं मैं उनको लास्ट में कराती हूँ, क्योंकि तब तक बच्चा सैचुरेट हो चुका होता है, आसान चीजें कर लेता है। मगर अगर मैंने आसान मतलब मुश्किल चीजों को लास्ट में रख दिया होता तो तुम हिम्मत हार जाते हो। तो दैट इज है ना, एक मेरी गंदी आदत है कि आसान चीजों को मैं लास्ट तक रखती हूँ कि ठीक है ये तो बच्चे कर ही लेते हैं, बट ये आपको करना जरूर है। तो कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है बच्चे आइसोमेरिज्म। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं। सेम इसी तरीके से इनऑर्गेनिक में 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। आपके क्वेश्चन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों से ही आ सकते हैं, तो दोनों पे एक एक करके फोकस करते हैं। 4 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें पढ़ने हैं। एक होता है आयोनाइजेशन, एक होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैं विद एग्जांपल पढ़ाती हूँ। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है, यू लुक एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? CONH3 5SO4Br एंड CONH3 5BrSO4, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्टिल पता है जब इसको पानी में डालोगे ना ये Br माइनस रिलीज करेगा, मतलब ये AgNO3 के साथ AgBr का PPT देगा, जबकि इसको पानी में डालोगे ये सल्फेट रिलीज करेगा, यानी कि ये Ba2+ के साथ BaSO4 का व्हाइट PPT देगा ना। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आइसोमर्स। मतलब आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब यूनिट, बट स्टिल सो दीज आर द compounds having same molecular formula but still they are showing different physical and chemical properties, so these are known as isomer। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में ही वेरिएशन है, these are known as structural isomer। अब इनको आयोनाइजेशन आइसोमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको आयोनाइज करने पे Br निकलेगा और ये यूनिट निकलेगी, और इसको आयोनाइज करने पे एक अलग यूनिट निकलेगी और सल्फेट निकलेगा, सो दीज आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अगला है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बच्चे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब है, यू लुक एट द फॉर्मूला अगेन, CrH2O6Cl3, क्रोमियम कितने हैं 1, पानी कितने हैं 6, क्लोरीन कितने हैं 3। यहां पर देखिए CrH2O5Cl Cl.H2O, यहां पर भी क्रोमियम 1 है, पानी 6 है और क्लोरीन 3 है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट जब ये आपने निहार कर देखा तो आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन के नजर आ रहे हैं? 0। यहां कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन के नजर आ रहे हैं? 1। यानी कि जब इसको गर्म करोगे इसका मास रिडक्शन उतना नहीं होगा जितना इसको गर्म करके मास रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी उड़ जाएगा, अंदर वाला पानी थोड़ी ना बाहर आएगा, बट बाहर वाला पानी उड़ जाएगा। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट वो क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग they have different number of water molecules of hydration, these are known as hydrate isomerism। आगे देखिए लिंकेज आइसोमर किसको बोलते हैं? लुक एट दिस। मैम इसको आइसोमर तो आपने ड्रॉ ही नहीं किया। अरे सोचो ना, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, वाटर तो नॉर्मल लिगेंड है, NO2 एम्बिडेंटेट लिगेंड था ना, वो N की साइड से भी दे सकता था, O की साइड से भी देगा। जब O की साइड से देगा नाइट्राइटो O यानी कि नाइट्राइटो, और जब N की साइड देगा तो नाइट्राइटो N यानी कि नाइट्रो। तो क्या जब O की साइड से देगा तो अलग स्ट्रक्चर है, N की साइड से देगा अलग स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कभी भी आपसे पूछे तो आप देखो कि क्या कोई एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। इफ देयर इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड कह देना वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म के चांसेस है। एक लास्ट आइसोमेरिज्म है बच्चे जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है कि आपके दोनों ही कैटायनिक और एनायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। दिख रहे हैं, कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ कोबाल्ट के ऊपर 6 अमोनिया लगे हुए हैं, क्रोमियम के ऊपर 6 साइनाइड लगे हुए हैं। अब आप स्वैप कर दो, कोबाल्ट के ऊपर आप देखो साइनाइड आ गया और क्रोमियम के ऊपर अमोनिया आ गया, स्वैप ही तो हो गया, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर कैटायनिक स्पीशीज में कोबाल्ट था, एनायनिक स्पीशीज में क्रोमियम था, जबकि यहाँ पर कैटायनिक स्पीशीज में क्रोमियम है और एनायनिक स्पीशीज में कोबाल्ट है। सो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कहानी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट अस डू द डिटेल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो अगेन आपको पता है 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे हम ऑर्गेनिक में करते हैं कि जो आपके बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग एंगल्स पे होने चाहिए, यू शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड एंगल। जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है दे शुड बी इंटरफेयरिंग विद द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन ये होती है बच्चे कि आपके कंपाउंड में कोई पीओएस नहीं होना चाहिए। पीओएस का मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सिखाती हूँ, लेट अस से मेरे पास एक कंपाउंड है MABCD और मुझे गिवन है कि ये टेट्राहेड्रल है। तो मैंने कहा मैम MABCD क्या टेट्राहेड्रल में सारे के सारे बॉन्ड्स 109 डिग्री 28 मिनट्स पे होते हैं? हाँ, सब 109 डिग्री 28 मिनट्स पे होते हैं ना। तो AMB और AMC, AMD हर एक का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। कहीं पे कुछ भी लिख लो, सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं। यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। जबकि यहां पर देखो, क्या कोई ऐसा प्लेन है विच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ? नहीं, बिकॉज एक एटम 4 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहां देयर इज नो प्लेन विच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। सिंस देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ऐसे ही मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर MABCD। तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि मैम ऐसे ड्रॉ कर दो, A के सामने B और यहाँ C यहाँ D, और अगर मैंने ऐसे कर दिया A के सामने C और यहाँ D यहाँ B, यहाँ A और B के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, यहाँ A और B के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। दो डिफरेंट एंगल आ गए ना। तो क्या GI पॉसिबल है? हाँ जी। अब सोचो, क्या स्क्वायर प्लेनर में कोई एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे? भाई स्क्वायर प्लेनर का मतलब है ही कि प्लेन पर है ना। प्लेन में तो आधा A ऊपर आधा A नीचे, आधा C ऊपर आधा C नीचे, आधा D ऊपर आधा D नीचे, आधा B ऊपर आधा B नीचे, आधा मेटल ऊपर आधा मेटल नीचे। सो सिंस देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? मतलब द कंपाउंड हैज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके कोई तुक्के नहीं होते। मतलब मैंने बहुत बार बच्चों से ये सुना है, मैम कोई तुक्का बता दो जिससे हो जाए। देयर आर नो तुक्कास फॉर दिस। वो ड्रॉ करो, समझो, तभी आंसर्स आएंगे। अब तुम मतलब रट के चले जाओ, इसमें है इसमें नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। समझ के करोगे तो नहीं गलत होगा, बट रट्टे मार के जाओगे तो दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल MA2BC, आपको स्क्वायर प्लेनर बताना है। आप बताओ इसके कितने GI बनेंगे। तो इसको करने का तरीका सीख सकते हो, तुक्के नहीं। MA2BC में मैंने कहा बच्चे आप एक काम करो, आप ना किसी भी दो A को फिक्स कर लो। दोनों A को मान लो मैंने साथ साथ फिक्स कर लिया। तो यहाँ B हो सकता है, यहाँ C हो सकता है, या इसको वाइस वर्सा कर देना कि C इधर चला गया, B इधर चला गया। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा, मैंने कहा मैम A के ऑपोजिट A रख दो, तो अब इधर B आएगा इधर C आएगा, या वाइस वर्सा। और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती है। दो A के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, गुड। यहाँ दो A के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, गुड। तो यहाँ पे क्या दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो हो रहे हैं, बात खत्म। ऐसे ही करने होते हैं, और कोई तुक्केबाजी नहीं है। मान लो कोई मुझे कहे मैम आप ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का करके दिखाओ, ठीक है। और मेरे को जो कंपाउंड दे रखा है दैट इज MA2B4। मैंने कहा जो दो कम है ना, दो कम है, जैसे A दो है, तो आप या तो दो A को ऑपोजिट रख दो। मैंने दो A को ऑपोजिट रख दिया, तो चारों B को मैंने यहाँ 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 रख दिया, ठीक है। या फिर मैंने कहा मैम दो A को पास रख दो 90 डिग्री पे, बाकी सारे B को इधर रख दो। अब सोचो, क्या यहाँ पर आपको एक ऐसा, मतलब दो GI हो गए, ये क्लियर है, दो GI है। मुझे ये पता करना है कि क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। क्या ये एक प्लेन नजर आ रहा है जिसको बीचों बीच काटने से A के ऊपर A के नीचे है? क्या एक ये प्लेन नजर आ रहा है जिसको बीचों बीच काटने से B ऊपर B नीचे आ रहा है? तो दोनों में ही देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी हो गया। आगे देखिए, ये इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। नाउ देयर इज दिस MA3B3, तो M को सेंटर में रखो। जब आपके पास 6 लिगेंड है जिसमें से 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, तो या तो आप 3A को ऐसे रख दो, देखो, या तो यू कीप 3A लाइक दिस, एक इधर एक इधर एक इधर, एंड यू कीप 3B लाइक दिस, एक इधर एक इधर एक इधर, 3A 3B। या इसको ऐसे सीख सकते हो, देखना क्या आपको ये एक प्लेन नजर आ रहा है? क्या आपको 3B को कनेक्ट करने से भी एक प्लेन नजर आ रहा है? तो जब दो पैरेलल प्लेन बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? फेक फॉर्म, फेशियल फॉर्म। अगर मैम दूसरे तरीके से रखे, दो A को एक साथ और एक A को सामने रख दो, दो B को एक साथ एक B को सामने रख दो। मैम इसका बना के दिखाओ, ये देखो, आपको एक प्लेन नजर आया। अब इसको बनाओ, क्या आपको ये एक प्लेन नजर आया? तो जब भी आपको दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स नजर आते हैं इसको क्या बोलते हैं? मर। तो दो आइसोमर्स होते हैं, एक होता है फेक, एक होता है मर।
नाउ द लास्ट केस, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है MAA होल ट्वाइस B2। ये जो कैपिटल AA का लिखा होता है इसका मतलब है इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड, दोनों ही साइड A से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मैम 2B हैं, क्या मैं 2B को ऑपोजिट रख दूं? हाँ। और ये क्या है? दीज आर चीलेटिंग लिगेंड, दिख रहा है एक चीलेट बन रहा है, तो एक रिंग इधर आएगी और एक रिंग इधर आएगी, नजर आया? या ये हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा कि मैम आप दोनों बी को सेम साइड पे रख दो, तो एक मेरी रिंग ऊपर और इसमें बनेगी और एक रिंग इसमें बनेगी। आप कभी भी रिंग को ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे, वो स्ट्रेन आ जाता है और उस स्ट्रेन की वजह से चीलेट कभी भी 180 डिग्री के एंगल पे नहीं रखोगे। अब ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ एक प्लेन नजर आ रहा है? ये देखो, विच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। तो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया? हो गया। अब यहां पर भी ना पता नहीं क्यों कई बच्चों को कहते हैं ये देखो मैम देयर इज अ प्लेन व्हिच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। मेरी नजरों से देखो ये प्लेन है ही नहीं। क्यों प्लेन नहीं है? ये बॉन्ड ऊपर की साइड है और मान लो तुम्हारी साइड है, तुम्हारी साइड है, ये बॉन्ड नीचे की साइड है और मेरी साइड है, तो इट इज लाइक दिस, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे, और वो ऐसे आ रहा है। कुछ भी कर लो, देयर इज नो प्लेन व्हिच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। अगेन किसी को नहीं समझ आया, डिटेल में समझना है, जेई ब्रीफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में है। बट मैम मैं इतना दिमाग पेपर में नहीं लगा सकता, ना ही मेरे पास इतना टाइम है पेपर में, आप बस इसको ऐसे समझो। ये जो तितली स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ये देखो पंछी जैसा लग रहा है मुझे तो ये, या जैसे वो नहीं होती है, क्या कहते हैं, पूरा हटा देती हूँ ये। अब देखो एकदम तुम्हें मस्त फील आएगी। हटो भैया, हटो हटो हटो, ये देखो, ये देखो, क्या आपको इसको देखकर ऐसी फील नहीं आ रही है कि मैम पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त मगन में? आ रही है ऐसे, पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त मगन में। ये जो पंछी है इसके अंदर देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हेंस द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। या फिर वो नजर आ रही है जैसे वो घास काटने वाली मशीन नहीं होती है, मान लो ये जो दो ब्लैक वाले हैं इनको मैंने अपने हाथ में डाला और मैं घास काट रही हूँ, तो ये जो घास काटने वाली मशीन है, ये पंछी नजर आ रहा है जिसको, ये देखो पंछी नजर आ रहा है जिसको, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक और केस, ये इसको बोलते हैं पंखा। अब इसमें भी कई बच्चे कहते हैं, मतलब ये है MAA होल थ्राइस, तो इसमें ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो कई बच्चों को यहां पर ऐसे नजर आता है कि मैम आप हमें पागल बना रहे हो, आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा जब हमको दिखाई दे रहा है देयर इज अ प्लेन व्हिच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ, क्योंकि तुम 2D में बना के देख रहे हो। दिस इज नॉट 2D, ये ऊपर है और आगे है, ये नीचे है और पीछे है, सो देयर इज नो प्लेन व्हिच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो या तो ये याद रख लो कि मैम ये जो पंखा वाला सिस्टम बनता है, दिस हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हेंस द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। चमक गया? ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको पूरे डिटेल में विस्तार में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जब नोट्स उठा के देखते हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा पन्ने होते हैं आपके नोट्स में, एंड हमारी हिम्मत खत्म हो जाती है कि मैं अपने 100 पन्नों के नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करूं और कितना पढ़ूं कि मेरा काम बन जाए। तो वो सारा काम मैंने आपके लिए कर दिया है, जितना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, ठीक है, वो मोर देन एनफ है। आप अपने एग्जाम के लिए, चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, बिटसैट के लिए पढ़ रहे हो, सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हो, जितना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है, दिस इज मोर देन एनफ। इतने अगर आपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया और पेपर से पहले 3-4 बार रिवाइज कर लिया, आई प्रॉमिस यू नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, सो जिन्होंने शुरू से लेके अंत तक इस सेशन को देखा है, अटेंडेंस मार्क करके जाइए, डन, अपने पॉइंटर्स देके जाइए कि यस वी हैव डन। एंड सेशन अगर अच्छा लग रहा है देखो तो डेफिनेटली यू नीड टू लाइक द सेशन, एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक द सेशन। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, जहां मेरी इतनी मेहनत इसमें जा रही है, जो कि जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया और उठाकर यहाँ पर चिपका दिया और मैं समझा रही हूँ। इट इज लिटरली टेकिंग सो मच ऑफ टाइम कि मैं ये सारी चीजों को लिखूं, ठीक है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सब करने में ना 3-4 घंटे बड़े आराम से जा रहे हैं।
सो यू नीड टू मेक श्योर कि इस सेशन को आप शेयर करो विद ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि जो भी बच्चे केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट वो खुद से उतनी मेहनत ना करे, बिकॉज वो मेहनत मैं कर चुकी हूँ। तो अब आप इसको यूज करो, ठीक है। ट्राई टू यूज इट इन मोस्ट इफेक्टिव वे। खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो इसकी। इतने ही नोट्स को अगर आपने बारी बारी रिवाइज करा ना, आपको दोबारा कहीं पर भी जाके, चाहे यूट्यूब पे या कहीं जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेस्ट शॉर्ट नोट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो वो मैं पूरी मेहनत इसमें डाल रही हूं, बस आपको मेक श्योर करना है कि ये मेहनत मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, ठीक है। चलिए, सो दैट इज इट। डू मार्क योर अटेंडेंस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ भी प्लस माइनस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।